आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जियोग्राफिकल एरिया। पेज नंबर निकाल लो, जियोग्राफिकल एरिया लिखना, वहाँ पे लिखा है जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द ऋग्वेदिक सिविलाइजेशन। ठीक है, और जो नया स्टूडेंट है वो लोग को पीडीएफ मिला है, तुम लोग को पीडीएफ ले लेना। ठीक है, ग्रुप में एडेड अगर हो तुम लोग, ग्रुप पे पीडीएफ दिया हुआ है। ठीक है, देखो जियोग्राफिकल एरिया में क्या दिया हुआ है, ऋग्वेदिक एरा इज द ओनली सोर्स ऑफ द नॉलेज फॉर द पास्ट। हम लोग को ना वैदिक एरा, ऋग्वेदिक एरा हो चाहे लेटर वैदिक एरा हो, इसका नॉलेज कहाँ से मिलता है? ऋग्वेदा का नॉलेज केवल और केवल ऋग्वेदा से मिलता है, इसलिए उसके नाम पे पूरा एरा का नाम पड़ा हुआ है। ठीक है, लेटर वैदिक एरा में तीन अलग अलग जो है लिटरेचर रहता है, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, इसी टाइम पर लिखा गया था, इसलिए हम लोग उसको लेटर वैदिक एरा में पढ़ते हैं। ठीक है, ऋग्वेदिक एरा में क्या हुआ था मालूम है? ऋग्वेदिक एरा में वर्ण सिस्टम बना था। ठीक है, वर्ण सिस्टम क्या था? ये सोशल डिवीजन था एक तरह का, धर्म के आधार पर पूरे के पूरे समाज का बंटवारा हुआ था। बेसिकली कितना कैटेगरी था? 4 कैटेगरी था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है, अब लेटर वैदिक एरा में क्या होता है, ये 4 जो अलग अलग वर्ण है ये इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाता है और परमानेंट हो जाता है, यानी कि ये जन्म के आधार पर हो जाता है लेटर वैदिक एरा में। समझ में आया? तो लेटर वैदिक एरा में क्या होता है, लेटर वैदिक एरा में ये जो कास्ट सिस्टम है ना, इसी का जो है नींव रख दिया जाता है। ठीक है, और ये कास्ट देखो सदियों से चला आता है, कंटिन्यू हो रहा है, आज तक फॉलो होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या दिया है, फ्रॉम द नेम्स ऑफ द रिवर। हम बताए थे ना, सप्त सिंधु, लैंड ऑफ 7 रिवर, जो पंजाब वाला एरिया था। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन जब खत्म हुआ था, जब आर्यंस लोग आए थे। ठीक है, आर्यंस लोग जब आते हैं तो ये जो दिख रहा है एरिया इंडस वैली का, लैंड ऑफ 7 रिवर, यहीं पे आके सेटलमेंट उनका होता है पहला। ठीक है, तो ऋग्वेदिक एरा का जो जियोग्राफिकल लोकेशन है ये वाला है। पिछले क्लास में बताए थे ना, कहाँ से लेके कहाँ तक है ये, ईरान से लेकर के यहाँ डामियाबाद महाराष्ट्र में एक जगह था, वहां तक था। ठीक है, नॉर्थ में जम्मू एंड कश्मीर था, और ईस्ट में आलमगीरपुर नाम का जगह था यूपी में। ठीक है, तो इसका जियोग्राफिकल एक्सटेंशन है पूरे के पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन का। समझ में है? तो एक तरह से देखा जाए, जब ऋग्वेदिक एरा स्टार्ट होता है तो इनका जियोग्राफिकल लोकेशन ये वाला होता है, जो रिवर इंडस के किनारे होता है। क्यों नदी के किनारे होता है अभी बताए थे, फर्टाइल एलुवियल सॉइल होता है, एग्रीकल्चर के लिए अच्छा होता है, एबंडेंट सप्लाई ऑफ वाटर होता है इरिगेशन के लिए, इसीलिए लोग क्या किए थे, यहाँ पर अपना पूरा सेटलमेंट बनाए थे। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पे दिया है ऋग्वेदा मेंशन अबाउट 40 रिवर। ऋग्वेदा जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहां से 40 अलग अलग नदियों का नाम हम लोग को मिलता है। ठीक है, 40 रिवर्स। ठीक है, हिम ऑफ द ऋग्वेदा मेंशन 21 रिवर विच इंक्लूड गंगा। ऋग्वेदा के अंदर जो मंत्रों का उच्चारण लिखा है उसमें गंगा शब्द का यूज किया गया है। 21 नदियों का नाम मिलता है, उसमें से गंगा मिला है। देखो ये एविडेंस एक तरह का कि इंडिया में जो नदी बहती थी एक जमाने पर, आज से 5,500 6,000 साल पहले, ठीक है, वो नदी का नाम गंगा था। इसका एविडेंस कहाँ मिला है? ऋग्वेदा में मिला है। ठीक है, अगला देखो क्या दिया है, ऋग्वेदा इन द गंगा इन द ईस्ट एंड कुभा इन द वेस्ट। पश्चिमी साइड में जाएंगे, वेस्टर्न साइड में एक कुभा नाम की नदी थी, उसका भी हम लोग को वर्णन कहाँ मिलता है? ऋग्वेदा में मिलता है। इसका भी स्पेसिफिकली एविडेंस कहाँ है? ऋग्वेदा। ठीक है, ऋग्वेदिक पीपल हु आल्सो कॉल्ड देमसेल्फ आर्यन, दे वर कन्फाइंड टू द एरिया कॉल्ड सप्त सिंधु। पता है ये बात हम लोग को, लैंड ऑफ 7 रिवर्स। अब देखो यहाँ पे ना एग्जाम में एक बार आया था, मैच द फॉलोइंग की तरह क्वेश्चन था। देखो सिंधु नदी यानी कि इंडस रिवर का ट्रिब्यूटरी है यहाँ पर। इस ट्रिब्यूटरी का जो अभी नाम है ना, करंट मॉडर्न नेम, इसका एक पुराना संस्कृत में नाम हुआ करता था। तो ये मैच द फॉलोइंग आया था कि इंडस का पुराना नाम क्या है, ठीक है, झेलम का पुराना नाम क्या है, बासा नदी का नाम पुराना नाम क्या है, बियास नदी का पुराना नाम क्या है, यहाँ पे देखो दिया हुआ है। ठीक है, तुम लोग को पढ़ना पड़ेगा। पीछे देखो यहाँ पे बॉक्स बना हुआ है ना, बॉक्स में देखो लिखा हुआ है सिंधु नदी, देखो दिया है ना, ऋग्वेदा में सिंधु कहते थे और अभी का नाम क्या है? इंडस। ठीक है, झेलम नदी का पुराना नाम वितास्ता, चेनाब का अस्किनी। ठीक है, तो ये मैच द फॉलोइंग तुम लोग, अब मैच द फॉलोइंग तुम लोग को याद रखना है। ठीक है, ये मैच द फॉलोइंग जो है इसी पे क्वेश्चन आता है। ऑप्शन नंबर 1 2 3 4 करके दिया होगा, तुम लोग को जो करेक्ट ऑप्शन होगा उसको टिक करना होगा। ठीक है, बियास का क्या दिया हुआ है? देखो विपाशा दिया हुआ है। रवि का परोशनी नदी। ठीक है, अब देखो परोशनी नदी ना, रवि नदी जो है काफी फेमस है। क्यों फेमस है मालूम है? अभी हम लोग देखेंगे वैदिक सिविलाइजेशन के टाइम पर, एक ना बैटल ऑफ 10 किंग होता है। 10 राजा जो रहते हैं, 10 राजाओं के बीच में लड़ाई होता है, जिसको यहाँ पे ना हम लोग देखेंगे एक टर्म आएगा जिसका नाम होगा 10 राजन युद्ध। राजा को राजन भी कहते हैं हम लोग। ठीक है, 10 राजन युद्ध बोल करके एक टर्म आएगा यहाँ पे। तो वो कहाँ पर होता है मालूम है? एकदम रवि नदी के किनारे, पंजाब से होकर के रवि नदी जाता है और इंडस में जाकर के ट्रिब्यूटरी में मिल जाता है। नेक्स्ट देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पे, सरस्वती नदी। ठीक है, सरस्वती पुराना नाम है, अभी क्या है? सरस्वती नदी कहते हैं। सतलेज का देखो क्या दिया हुआ है? शताद्रु। घग्गर का क्या दिया है? दृष्टवती।
काबुल का कुबा, जो काबुल में नदी बहता है ना उसका नाम कुबा था, जिसको वेस्टर्न साइड वाला नदी हम लोग कहते हैं, ठीक है, अफगानिस्तान में जो है। उसके बाद देखो स्वाति, स्वाति नदी जो है उसका क्या नाम था, सुवास्तु। कुरम नदी का क्या, कुरमु। गोमती, गोमल, ठीक है। देखो इसमें से तुम लोग को मान में कौन सा याद रखना है जो इंडस से रिलेटेड है, इंडस का जो ट्रिब्यूटरी है, जैसे झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, ठीक है। सब याद नहीं करना है, सबसे क्वेश्चन नहीं आता है, इंडस वाला आता है, ठीक है। खास करके रावी का तुम लोग याद रखना, रावी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला आ जाओ, देखो अकॉर्डिंग टू ऋग्वेदा मोस्ट मेंशन्ड रिवर इज सिंधु। ऋग्वेदा में सबसे ज्यादा नदी का जो वर्णन मिलता है, किसका नदी है, सिंधु नदी है। सिंधु के बारे में सबसे ज्यादा मेंशन है ऋग्वेदा में, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या दिया हुआ है, सरस्वती मेंशन ऑफ द गंगा वन टाइम, गंगा नदी का एक बार मेंशन है, यमुना नदी का 3 बार मेंशन है, ठीक है। पुराने देखना, पुराने जमाने में यमुना नदी ट्रिब्यूटरी है गंगा का, ठीक है। यमुना गंगा से जहां पे जाके मिलती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, नहीं, यमुनोत्री सोर्स का नाम है। यमुना नदी जहां से निकलती है, जिस ये ग्लेशियर से मेल्ट होकर के बन के आती है, उसका नाम है यमुनोत्री ग्लेशियर। जहां पे आके मिलती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, संगम, 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 नदियों का संगम कहता है ना। तो यहाँ पे फेमस जगह कौन सा है जो संगम पे है, प्रयागराज, इलाहाबाद, है ना, मॉडर्न नेम प्रयागराज है। देखो प्रयागराज में क्या होता है, प्रयागराज में कुंभ मेला लगता है संगम वाले जगह पर, तो इसीलिए लगता है क्योंकि 2 फेमस नदियां यहाँ पे आके मिलती है, एक यमुना नदी जिसके बारे में ऋग्वेदा में मेंशन है, और गंगा नदी जिसके बारे में मेंशन है, ठीक है। नदियों का पूजा वगैरह भी होता है यहाँ पर। देखो अगला आ गया ये वाला 10 राजन युद्ध, बैटल ऑफ 10 किंग। ऋग्वेदा के मेंशन पाया जाता है कि पुराने जमाने में एक 10 राजाओं के बीच में लड़ाई हुआ था, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ऋग्वेदा द फेमस 10 राजन वॉर वाज इंटरमिसिंग वॉर ऑफ द आर्यंस, यानी कि ये जो आर्यन ट्राइब से बिलोंग करने वाले जितने भी 10 अलग अलग राजा थे, इनमें लड़ाई हुआ था, ठीक है। द 10 राजन वॉर गिव्स द नेम ऑफ 10 किंग हु पार्टिसिपेटेड इन द वॉर अगेंस्ट सुदास हु वाज भारता किंग ऑफ त्रितुस फैमिली। ये त्रितुस जो है ना, ये ट्राइब का नाम है, ठीक है। और भारता जो है राजा का नाम था भारत, उसी से नाम पड़ा है भारतवर्ष। पुराना नाम जो हमारा भारतवर्ष था ये उसी ट्राइब से बना है, जो ट्राइब यहाँ पे सेटल किया था, ठीक है। वो ट्राइब का नाम था भरत ट्राइब, उसी से नाम पड़ा है भारतवर्ष, ठीक है। तो ये जो है जनरल नॉलेज का बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है कि हम लोग के देश का नाम जो है उसका ओरिजिन कहाँ से आया है। तो भारत नाम का एक ट्राइब होता था जिनके नाम पे भारतवर्ष पड़ा है, ठीक है। द 10 किंग वेयर अगेंस्ट द स्टेट ऑफ पुरुष, यादव। देखो अलग अलग ना ट्राइब्स का नाम दिया है, पुरुष, यादव, स्त्रुतु, अनुस और ध्रुयुस। ये सभी 10 अलग अलग राजाओं हैं जिनके बीच में लड़ाई हुआ था। अलोंग द 5 ईयर अलिनास पक्ता, इसका नाम याद नहीं रखना है, इस पे क्वेश्चन नहीं आता है, तुमको खाली याद रखना जो बैटल ऑफ 10 किंग हुआ था उसका मेंशन ऋग्वेदा में मिलता है। ये है याद करने का चीज, ठीक है। ये खाली रेफरेंस के लिए है कि कौन 10 अलग अलग राजा है, सबका 10 का नाम याद नहीं रखना है, वो एग्जाम में पूछता नहीं है, ठीक है। ये याद रखना है कि ये जो बैटल वाज फॉट ऑन द बैंक ऑफ परुष्णी रिवर, रवि नदी के किनारे ये 10 राजन युद्ध लड़ा गया था जिसका मेंशन ऋग्वेदा में मिलता है। इतना याद रखना है, ये फैक्ट याद रखना है तुम लोगों को, ठीक है। यहीं पे जो है क्वेश्चन आएगा, ऑप्शन नंबर 1 2 3 4। अगला आ जाओ पॉलिटी। पॉलिटी का मतलब क्या होता है, वहां का राज्य शासन कैसा था, ठीक है। ऋग्वेदा के टाइम पर किस तरह का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था, मतलब राजा लोग होते थे, राजा को एडवाइस करने के लिए कुछ मिनिस्टर होंगे, मंत्री परिषद होगा, सभा होगा, समिति होगा, क्या क्या चीज होगा वो सब यहाँ देखना है हम लोग को। सबसे पहले देखो दिया है कुल। कुल का मतलब होता है फैमिली। पूरे के पूरे स्ट्रक्चर का, पूरे पॉलिटी का सबसे बेसिक यूनिट था कुल, ठीक है। कुल को हेड करने वाला जो कुल का हेड होता था, यानी कि फैमिली का जो हेड था उसको या तो कुलप्पा कहते थे या कुलपति कहते थे, ठीक है। सबसे बेसिक फाउंडेशन। कुल के ऊपर में क्या होता है, देखो ग्राम, विष, जन और राष्ट्र। कुल के ऊपर होगा ग्राम, ठीक है। देखो ब्रैकेट में एक छोटा टेबल बना है, वहां पे दिया हुआ है उसके हेड का नाम क्या है। कुल का देखो दिया है कुलप्पा, ग्राम का दिया है ग्रामीणी या ग्रामन, या फिर विष का दिया है विषपति। ग्राम के ऊपर होता है विष जिसका हेड होता है विषपति, ठीक है। उसके ऊपर होता है जन, जन का मतलब लोग, ठीक है। उनका हेड कौन हो जाएगा, गोपति या फिर गोपाल, ठीक है। और सबसे ऊपर आता है राष्ट्र, राष्ट्र का हेड राष्ट्रपति या फिर राजन, ठीक है। आर्मी कंसिस्टेड, हाँ बोलो। हाँ इसमें ना देखो जो नाम दिया हुआ है किसका हेड कौन है, सिंपल क्वेश्चन इस पे बनता है। जो इसमें दिया है बॉक्स में क्वेश्चन ये वाला, ये बहुत इजी हो जाएगा क्योंकि इजी है याद करने में, तो ये सब सॉल्वेबल क्वेश्चन है, जल्दी हो जाता है अटेम्प्ट इसका, ठीक है। कुछ कुछ क्वेश्चन देखो एसएससी में ऐसा होता है, देखते ही आंसर पता है हमको, हमको सोचना नहीं पड़ रहा है, इतना इजी क्वेश्चन होता है, ठीक है। और कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा जिसके बारे में तुमको लगेगा हम तो पढ़े ही नहीं है इसको, कहाँ से पूछ दिया है ये, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन होता है वहां पे तुमको दिमाग लगा के सोचना पड़ेगा इसका राइट आंसर क्या है। तुम लोग को बेसिकली एलिमिनेशन मेथड फॉलो करना है।
जो जो गलत स्टेटमेंट दिया है उसको एलिमिनेट कर दो, ठीक है। और जो ऑप्शन दिया होगा ना, बस वहां से जो जिसमें गलत दिया है उसको एलिमिनेट हो जाएगा। तुम्हारे पास में क्या होगा, लास्ट में जाकर के 2 ऑप्शन बचेगा। अब उस 2 ऑप्शन में से तुमको सोचना है कौन सा वाला राइट है, ठीक है। तो एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल ज्यादा होता है एग्जाम में, ठीक है। आर्मी कंसिस्टेड ऑफ फुट सोल्जर एंड चैरिटियर्स। ऋग्वेदा के टाइम पे जो भी सोल्जर्स लोग होते थे वो पैदल सेना होती थी। जो फुट सोल्जर को हम लोग क्या कहते हैं, पैदल सेना, जो भाला वाला लेके चलती है। और चैरिटियर होते थे, चैरिटियर मतलब जो रथ के ऊपर में चलते थे, ठीक है, चैरिटियर उसको कहते हैं हम लोग। वुड स्टोन बोन एंड मेटल्स वर यूज्ड एज द वेपन। ऋग्वेदा में मेंशन है कि उस जमाने में जो हथियार होते थे लकड़ी के, पत्थर के और मेटल के हथियार होते थे। हमने बताया था ना, डिस्कवरी ऑफ आयरन, लोहे का डिस्कवरी हो जाता है। आयरन से जो लोग टूल बनाते थे तो वो लोग वॉर में उन लोग को एडवांटेज मिलता था लड़ने में, क्योंकि लोहा जो होता है वो काफी मजबूत होता है पत्थर से या लकड़ी से, ठीक है। अगर आपका हथियार लोहे से बना हुआ है तो आपको कोई हरा नहीं पाएगा उस जमाने में। उस जमाने में जिसके पास लोहे का हथियार होता वो समझ जाओ सबसे पावरफुल किंगडम होता। अभी हम लोग आगे जाके देखेंगे, लोहे का जो वेपन है ना उस पर सबसे ज्यादा डोमिनेट करता है एक जनपद या महाजनपद जिसका नाम है मगध, ठीक है। तो मगध आगे जाकर के बहुत पावरफुल बन जाता है। उसका कारण एक होता है कि सबसे ज्यादा लोहा उन्हीं के पास होता है। लोहे का वेपन्स हो गया, लोहे का पूरा जो पहनने वाला होता है ना, गहना वगैरह, और पूरा प्रोटेक्शन हो गया, प्रोटेक्शन इक्विपमेंट हो गया, सब लोहे का रहता है, ठीक है। यही कारण होता है कि मगध आगे जा करके इतना पावरफुल बनता है, क्योंकि 16 का 16 महाजनपद पहले से है यहाँ पे। उन सभी महाजनपद में सबसे पावरफुल हो जाता है मगध, जो गंगा नदी के किनारे बनता है, ठीक है। वो देखना है आगे हम लोग को। रेफरेंसेस आर मेड फ्रॉम द मूविंग ऑफ परुचिविष्णु एंड मशीन वेयर असॉल्टिंग स्ट्रॉन्ग होल्ड। यहाँ पे देखो इतना असॉल्टिंग वेपन का नाम देखो दिया हुआ है, मूविंग फोर्ट, चलता हुआ एक पूरा का पूरा किला, जिसका नाम क्या था यहाँ पे, पुरुचिविष्णु, ठीक है। जैसे बोलता है ना एक बड़ा सा कैनन होता है, तोप होता है, मतलब उसमें इतना फायर पावर होता है कि एक बार अटैक करने से पूरा किला को गिरा सकता है। तो उसी का नाम देखो यहाँ पे दिया हुआ है। ये नाम याद रखना, ये नाम का वर्णन कहाँ है, ऋग्वेदा में है, ठीक है। 10 राजन युद्ध में भी ये इस्तेमाल होता था, ठीक है। The king had a religious duty also. He was the upholder of the established order of the morals. राजा का क्या जिम्मेदारी था, पूरे के पूरे समाज में मोरालिटी को मेंटेन रखना, ठीक है, आदर्श को बनाए रखना, डिसिप्लिन में रखना, और पूरे के पूरे समाज की दुश्मनों से रक्षा करना। ये जिम्मेदारी राजा को दिया गया था। राजा इन द सेंस यहाँ पे राजन कहते हैं उसको, ठीक है। ऋग्वेदा स्पीक्स ऑफ द असेंबलीज। ऋग्वेदा के अंदर 4 अलग अलग असेंबली का नाम दिया है, सभा, समिति, विदत और गण, ठीक है। एग्जाम में देखो ये भी आता है, ये 4 अलग अलग असेंबलीज 4 अलग अलग क्या काम करते थे, ठीक है। देखो जैसे कि सभा वाज द कमिटी ऑफ फ्यू प्रिविलेजेस एंड इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल। सभा क्या होते थे, सभा में जितने भी बड़े बड़े लोग होते थे, जिनके पास में काफी बुद्धि है, पढ़े लिखे लोग होते थे, वो इसके मेंबर होते थे सभा के, ठीक है। 2 पॉपुलर असेंबली, सभा एंड समिति, एक्टेड एज अ चेक ऑन द आर्बिट्ररी रूल ऑफ द किंग। सभा और समिति इन दोनों का काम क्या होता था मालूम है, जैसे आज के टाइम पे लोकसभा राज्यसभा है, ठीक है। राजा के ऊपर में ध्यान रखना, राजा अगर करप्शन वाला काम कर रहा है, ठीक है, भ्रष्टाचार में है अगर, तो इन दोनों का काम होता था राजा को हटाना और दूसरा राजा का इलेक्शन करना, ठीक है। ये काम होता था। इसी को हम लोग कहते हैं चेक ऑन द आर्बिट्रेरी रूल, यानी कि राजा अगर तानाशाही की तरह बिहेव करेगा तो उसको हटा दिया जाएगा, ठीक है। लेटर वेदास रिकॉर्ड द सभा फंक्शन एट द कोर्ट ऑफ जस्टिस। लेटर वेदा मतलब लेटर वेदा में, लेटर वैदिक एरा में जाकर के ये जो सभा समिति है ना, इनका पावर और बढ़ता है और ये लोग एक कोर्ट की तरह काम करते हैं। कोर्ट इन द सेंस जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट होता है ना, इंसाफ और न्याय दिलाता है, क्या सही है क्या गलत है, कौन सही है कौन गलत है, ये सजा देने वाला काम भी करते थे आगे जाकर के। ऋग्वेदा में नहीं था, लेटर वैदिक एरा में था, ठीक है। नेक्स्ट देखो, थेफ्ट, बर्गलरी, स्टीलिंग ऑफ कैटल, चीटिंग वर सम ऑफ देन प्रिवेंट क्राइम। प्रिवेलेंट क्राइम होगा यहाँ पर कि उस जमाने में ये सब चीजें क्राइम प्रिवेलेंट थी, मतलब प्रचलन में थी उस समय। चोरी भी होता था, बेईमानी भी होता था, किसी का बकरी चुरा लिए, गाय चुरा लिए, ठीक है, जाके कहीं बेच दिए उसको। तो ये सब जो पेटी क्राइम्स होता है, छोटा मोटा क्राइम, उस जमाने में एग्जिस्ट करता था, इसीलिए तो सभा समिति था। कोई मान लो छोटा चोरी हो जाएगा, अपना कंप्लेन लेकर के वहां जाएंगे, वहां इंसाफ मिलेगा, ठीक है। सोसाइटी, ऋग्वेदिक एरा का सोसाइटी किस तरह का होता था। ऋग्वेदिक एरा सोसाइटी कंप्राइजेस ऑफ 4 वर्णास। हम लोग को पता है 4 अलग अलग वर्ण के बारे में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। क्लासिफिकेशन ऑफ सोसाइटी वाज बेस्ड ऑन द प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन ऑफ इंडिविजुअल। ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन यानी कि किस तरह का काम कर रहा है, कर्म के आधार पर क्लासिफिकेशन था इनका। ब्राह्मणास में कौन आता है, टीचर और प्रीस्ट। जितने भी पंडित लोग होते हैं और जितने भी टीचर होते थे वो ब्राह्मण कैटेगरी में आते, कर्म के आधार पर, ठीक है। उसके बाद में दिया क्षत्रिय। क्षत्रिय में कौन कौन लोग आते थे, एडमिनिस्ट्रेटर एंड रूलर, जो कि एडमिनिस्ट्रेटर है, ऑफिसर रैंक के हैं, या फिर राजा।
ये दो लोग आते थे किसमें, क्षत्रिय क्लास में। वैश्य में कौन आएंगे, फार्मर, मर्चेंट, बैंकर, जो बैंक वगैरह वाला काम करते हैं, ट्रेडर वाला काम करता है, बिजनेसमैन है, ठीक है, वो लोग आते थे वैश्य कैटेगरी में। और बाकी जो बच गए आर्टिजन और लेबर, जो सबसे छोटा काम करते थे, मजूरी वाला काम करते थे, नौकरी वाला काम करते, किसी घर में नौकर है, ठीक है, वो लोग किस में आते थे, शूद्र कैटेगरी में, ठीक है। These vocations were followed by the people according to their ability and liking. Occupation had not become hereditary as they become later on. देखो यहाँ बता दिया साफ साफ, यहाँ क्या बोला है, अभी ये हेरिडिटरी नहीं है। हेरिडिटरी का मतलब क्या होता है, हेरिडिटरी, हाँ, यानी कि जो फैमिली से, दादा परदादा पूर्वजों से चला आ रहा है, चेंज नहीं हुआ है कभी, परमानेंट हो गया, उसको कहते हैं हेरिडिटरी, जो हमें पूर्वजों से ही कंटिन्यू करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ बता रहा है ऋग्वेदिक एरा के समय पर ये वर्ण हेरिडिटरी नहीं था, बाद में जाके हेरिडिटरी हो जाता है। बाद में मतलब कब, लेटर वैदिक एरा में, ऋग्वेदिक एरा में नहीं था। ये तुम लोगों को ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन पूछता है कि एक स्टेटमेंट दिया रहेगा, वहां पे सीधा लिखा रहेगा कि वर्णास जो रहता है, वर्णास इट वाज हेरिडिटरी ड्यूरिंग ऋग्वेदा, तो आंसर हो जाएगा फॉल्स। वहां पे स्टेटमेंट दिया रहता है, उसमें पूछता है कौन सा वाला ऑप्शन ट्रू है, कौन सा वाला रॉन्ग है, ऐसे करके 4 स्टेटमेंट दिया होगा और ऑप्शन में दिया होगा ट्रू स्टेटमेंट कौन सा है, ए बी सी डी करके। तो तुमको पता लगाना है गलत स्टेटमेंट कौन सा है। फॉर एग्जाम्पल जो सी स्टेटमेंट था वो गलत था, तो सी को एलिमिनेट किए। अब हम ऑप्शन में छाटेंगे, और 4 ऑप्शन में सी कौन कौन सा ऑप्शन में था, तो जिसमें सी था वो कैंसिल हो गया ना। कभी कभी होता है 3 ऑप्शन निकल गया, मेरा एक ही ऑप्शन बचता है जो राइट था, तो उसमें वो टिक मार्क लगा देना है, तो राइट हो जाएगा। इसको कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। गलत स्टेटमेंट को हटा दोगे तो तुम्हारा ना सही आंसर निकल के आएगा ऑटोमेटिकली, अगर तुमको याद भी नहीं है। खाली बस इतना याद होना चाहिए कि यहाँ पे क्या राइट स्टेटमेंट होगा, ठीक है। Members of the same family took 2 different professions belong to the different varnas were illustrated by a hymn of ऋग्वेदा। ऋग्वेदा के एक मंत्र में एक उच्चारण लिखा हुआ था, जिसको देखो यहाँ इंग्लिश में लिखा हुआ है, आई एम अ सिंगर, माई फादर इज फिजिशियन, माई मदर इज अ ग्राइंडर ऑफ कॉर्न। कहा जाता है ऋग्वेदिक एरा का जो समाज था उस समय, फैमिलीज थे, एक ही फैमिली के अंदर कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है, एक ही फैमिली में, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ये हेरिडिटरी नहीं था। अगर हेरिडिटरी होता तो पूरे फैमिली का एक ही वर्ण होता, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ऋग्वेदिक एरा में जितने भी थे ना, फैमिली के अंदर में अलग अलग वर्ण के लोग रहते थे। इसलिए देखो यहाँ पे लिखा है आई एम सिंगर, मतलब कोई है, फॉर एग्जाम्पल कोई इंडिविजुअल है जो कह रहा है कि मेरा जो कर्म है वो गाना गाना है, कोई भजन गाना है, वो मेरा कर्म है। मेरी मदर क्या करती है, ग्राइंडर ऑफ कॉर्न, यानी कि एक तरह का क्या है, एक तरह का प्रोफेशन हो गया, काम करने वाला। फादर इज फिजिशियन, इसके पिता क्या है, डॉक्टर है, यानी कि ब्राह्मण कैटेगरी में आ जाएंगे वो। तो एक ही फैमिली में इतने सारे लोग साथ में रहते हैं, तो यही बात ये सिद्ध करता है कि उस जमाने में हेरिडिटरी नहीं था वर्ण सिस्टम, ठीक है। द यूनिट ऑफ सोसाइटी वाज फैमिली, पूरे के पूरे समाज का सबसे छोटा यूनिट जो था वो क्या था, फैमिली। फैमिली के नीचे कुछ नहीं, फैमिली के नीचे इंडिविजुअल आ जाएंगे। फैमिली था ना, जो कुल कहते थे, कुलपा जिसके हेड होते थे, ठीक है। चाइल्ड मैरिज वाज, अच्छा एक और चीज देखो लिखा है, प्राइमरीली मोनोगेमस एंड पेट्रियार्कल। मोनोगेमी का मतलब क्या होता है, मोनोगेमी या मोनोगेमस, मोनोगैमी, पॉलीगैमी सुना है तो क्या होता है, हाँ वेरी गुड। पॉलीगैमी का मल्टीपल मैरिज होता है, मीनिंग पॉली का मतलब होता है मल्टीपल, गेमी का मतलब होता है मैरिज, मल्टीपल मैरिज। यहाँ पे ऋग्वेदिक एरा में मोनोगैमी स्ट्रिक्टली फॉलो होता था, यहाँ पे लिखा है, ठीक है। क्वेश्चन घुमा सकता है, क्या ऋग्वेदा में पॉलीगैमी प्रैक्टिस होता था, तो स्टेटमेंट हो जाएगा गलत, ठीक है, मोनोगैमी था, ठीक है। दूसरा क्या लिखा है, पेट्रियार्कल। पेट्रियार्कल का मतलब, पेट्रियार्कल का मतलब क्या होता है, पेट्रियार्की, कहीं पे सुना है पेट्रियार्की, कहीं मेट्रियार्की शब्द सुना है, मेट्रियार्की, पेट्रियार्की, मेट्रियार्की। पेट्रियार्की का मतलब होता है पुरुष प्रधान, मेट्रियार्की का मतलब होता है महिला प्रधान, ठीक है। यानी कि ऋग्वेदिक एरा का जो समाज था वो पुरुष प्रधान समाज था, इसका मतलब होता है पेट्रियार्की। यानी कि वहां पे जो भी बड़े बड़े काम, जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है फैमिली पे, कोई आदमी लेता था, औरत लोग नहीं लेते थे, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं क्या, पेट्रियार्कल सोसाइटी, ठीक है। ऊपर से मोनोगेमी होता था, ठीक है, यानी कि फैमिली का हेड हमेशा तुमको कोई मेल मिलेगा, फीमेल नहीं मिलेगी, ठीक है। चाइल्ड मैरिज वॉज नॉट इन वोग। चाइल्ड मैरिज इज नॉट इन वोग का मतलब, चाइल्ड मैरिज ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं होता था, चाइल्ड मैरिज होता था लेकिन उतना प्रचलन में नहीं था, वाइडली प्रैक्टिस नहीं होता था, ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन देखो कंफ्यूज करने के लिए एक बना सकता है, ऋग्वेदा में क्या चाइल्ड मैरिज होता था, अगर होता था ये पूछेगा तो आंसर राइट है, क्यों होता था लेकिन इतना प्रचलन नहीं था। जब स्टेटमेंट बोलेगा ना इन ऋग्वेदा चाइल्ड मैरिज वाज प्रिवेलेंट, वो गलत हो जाएगा, प्रिवेलेंट नहीं था, ठीक है।
समाज में कोई अगर करता था तो छुप छुपा के करता था, प्रिवेलेंट नहीं था ये, ठीक है। प्रिवेलेंट जब लिख देगा ना क्वेश्चन में वो गलत हो जाएगा, याद रखना। अगर पूछेगा क्या चाइल्ड मैरिज होता था कि नहीं, इज इट देयर और नॉट, ठीक है, होता तो था, ठीक है, प्रिवेलेंट नहीं था आगे बस। अगला देखो दिया है, अ विडो कुड मैरी अ यंगर ब्रदर ऑफ अ डिजीज हस्बैंड कॉल्ड नियोग सिस्टम। ऋग्वेदा में हम लोग को नियोग सिस्टम मिलता है, ठीक है। नियोग सिस्टम में क्या बोला जाता है कि मान लो कोई विडो है, विडो का मान लो कोई देवर है, ठीक है, अगर विडो का हस्बैंड मर चुका है तो अपने देवर से शादी कर सकती है। ये जो सिस्टम था इसको हम लोग कहते हैं नियोग सिस्टम, जो कि ऋग्वेदा में मेंशन्ड है, ठीक है। यंगर ब्रदर का मतलब हो गया देवर, जिसको हम लोग कहते हैं ना ब्रदर इन लॉ, ठीक है। फादर्स प्रॉपर्टी वाज इनहेरिटेड बाय सन। पेट्रियार्कल जब समाज होगा तो इसमें क्या होगा, पुरुष प्रधान समाज में जो बेटा होगा सारा प्रॉपर्टी उसी को मिलता, बेटी अगर होती थी उसको प्रॉपर्टी नहीं मिलता, ठीक है। तो पेट्रियार्कल सोसाइटी का कुछ बेसिक फीचर्स में ये भी आता है कि वहां पे जो भी फैमिली का प्रॉपर्टी होता है या जो भी हमारे पूर्वजों का प्रॉपर्टी होता है वो मेल्स लोगों को ही मिलता है पूरे फैमिली में, ठीक है। दादा से पापा जी को मिलेगा, पिताजी से हम लोग को बेटे लोग को मिलेगा, बेटे से फिर पोते लोग को मिलेगा, और लेडीज लोग को नहीं मिलता था उनके, ठीक है। ऋग्वेदिक में यहाँ पे लिखा है, ऋग्वेदिक से ही चलता है, इसमें एविडेंस है पूरा का पूरा, लिखा हुआ है पूरा समाज के बारे में, ठीक है। राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी एग्जिस्टेड इन रेस्पेक्ट ऑफ मूवेबल थिंग्स। राइट टू प्रॉपर्टी था लेकिन केवल उन्हीं सामानों के लिए था जिसको मूव किया जा सकता है, ठीक है। जैसे कि कोई वेपन हो गया, कैटल हो गया, हॉर्स हो गया, ठीक है। मकान नहीं आएगा उसमें क्योंकि मकान मूवेबल नहीं होता है, ठीक है। कुआं नहीं आएगा, कुआं मूवेबल नहीं होता है, रोड नहीं आएगा, ठीक है। तो केवल मूवेबल चीजों के लिए राइट टू प्रॉपर्टी था उस समय, ठीक है। लाइक लैंड एंड हाउस। होम ऑफ द टीचर वाज द स्कूल। उस जमाने में ऋग्वेदा के टाइम पर टीचर लोग कहाँ रहते थे, स्कूलों में रहते थे, ठीक है। वेयर ही टॉट एंड पर्टिकुलरली सेक्रेड टेक्स्ट। पुराने जमाने में गुरुकुल सिस्टम फॉलो होता था, यानी कि जो टीचर होते थे ना, एक आसपास का पाठशाला होता था, बरगद का पेड़ होता था, वहीं पे रहते थे वो। और जो स्टूडेंट होते थे, आर्यन जो स्टूडेंट होते थे, छोटे बच्चे, उन लोगों को ना एक हॉस्टल लाइफ की तरह वहाँ पे रखा जाता था। छोटे बच्चे वहीं रहते, अपने से वहाँ का साफ सफाई कराते थे, मिलजुल करके सारे स्टूडेंट मिल करके, खाना बनाना होता था सब मिल के बनाते थे। और वहाँ पे मान लो धनुर्विद्या सीखना है, कोई सीक्रेट टेक्स्ट पढ़ना है, वो सब वो लोग मिल करके सीखते थे, ठीक है। मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट लाइक कर्ड, बटर, घी फॉर्म्ड एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डाइट। उनके खाने पीने में देखो इस्तेमाल होता था, दूध से बना हुआ हर चीज, ठीक है। दूध से बना होता है ना, घी भी बना होता है, ठीक है, दही बना होता है, ये सारे के सारे चीजों को वहां इस्तेमाल करते थे। देयर इज ऑल्सो द मेंशन ऑफ ग्रेन कुक्ड विथ मिल्क कॉल्ड शीर पकमोदनम, ठीक है। शीर जो है संस्कृत टर्म है खीर के लिए, जो आज हम लोग खीर बनाते हैं ना चावल और दूध से मिला करके, तो शीर कहते थे उसको उस जमाने में, शीर, ठीक है। संस्कृत में उसको शीर कहते थे। तो उस जमाने में देखो ये बनाया जाता था, ग्रेन का मतलब वही चावल डाल करके, ठीक है। संस्कृत में ऋग्वेदा में मेंशन है, ऋग्वेदा में ना खीर वर्ड मेंशन नहीं है, ऋग्वेदा में क्षीर मेंशन है। जैसे हिंदी का एक वर्ण होता है ना क्ष, ठीक है, हिंदी में देखो ऐसे लिखा जाता है क्ष, ऐसे करके, है ना, इसी से बनता है क्षीर, बड़ी की मात्रा लगा देंगे शीर, ठीक है। शीर, शीर पकवंदना, यानी कि कुछ ग्रेन मिला करके दूध में एक मीठा चीज हम लोग बनाते थे, ठीक है। द मीट ऑफ फिश, बर्ड एंड एनिमल्स वाज ईटन। देख लो यहाँ पे कुछ लोग थे जो नॉन वेजिटेरियन भी थे, तो क्वेश्चन अगर बोला कि ऋग्वेदा में सभी लोग वेजिटेरियन थे तो आंसर गलत हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। काउ वॉज ऑलरेडी डीम्ड अघन्य, दैट इज नॉट टू बी किल्ड। जो गाय होती थी, गाय का बहुत ही रिलीजियस इंपॉर्टेंस इसी टाइम से है, ऋग्वेदा से गाय की पूजा होती थी। गाय से जो भी सामान आता था, चाहे वो गोबर हो, चाहे वो दूध हो, चाहे वो यूरिन हो, सभी चीजों हम लोग उसको सीक्रेटली पूजा करते हैं उसका, और यूज भी करते हैं उसको, ठीक है। तो उसको क्या कहा गया, अघन्य, अघन्य कहा गया गाय को, ठीक है। ऋग्वेदा प्रिस्क्राइब पेनल्टी ऑफ डेथ और एक्सपल्शन फ्रॉम द किंगडम टू दोज हु किल और इंजर काउज। अगर किसी ने गाय को तकलीफ पहुंचाया, उसको इंजर किया, या उसका डेथ में अगर कोई शामिल है, तो उसको किस तरह का पनिशमेंट मिलता था, बॉयकॉट, डेथ या तो बॉयकॉट। अगर मान लो गौ हत्या हुआ तो डेथ मिलता था। अगर आपने किसी गाय को परेशान किया, नुकसान पहुंचाया, ठीक है, इंजर कर दिया, उसको चोट लगा दिया, तो आपको देश निकाला या राष्ट्र निकालने का पनिशमेंट मिलता था। मतलब उसको ना पूरे के पूरे किंगडम से निकाल दिया जाता था, ठीक है। अब वो जाएगा जंगल में घूमेगा अपना, ठीक है, तो वो भिक्षुक बन जाता था एक तरह से, ठीक है। Aryans were primarily agricultural and pastoral people who reckoned their wealth in terms of cow. आर्यंस लोग जो थे उनका प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम क्या था, एग्रीकल्चर, खेती करते थे,
अच्छा, हाँ हाँ हाँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अल्कोहलिक ड्रिंक लाइक सूर एंड सोम वर आल्सो कंज्यूम्ड, यानी कि ऋग्वेदा में मेंशन्ड है अल्कोहल का भी कंजम्पशन होता है, तुमको ये याद रखना है। जैसे बोलता है ना सोम रस, कहते हैं ना सोम रस, एक भगवान की पूजा होती थी, लॉर्ड सोम, सोम देवता, ठीक है, तो उनको ना प्रसाद में सोम चढ़ता था, सोम रस, ठीक है, तो ये लोग उसकी भी पूजा करते थे और प्रसाद की तरह यूज भी करते थे। तो ये भी स्टेटमेंट तुम लोग को याद रखना है, इससे भी क्वेश्चन आता है। वॉज एल्कोहल यूज्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ऋग्वेदिक एरा? आंसर होगा यस, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक। हाँ, सेम नाम है दोनों का, ठीक है। आर्यंस वर प्राइमरीली एग्रीकल्चर पेस्टोरल पीपल, एग्रीकल्चर का मतलब प्राइमरीली इनका जो पैसा कमाने का जरिया था वो खेती से होता था, और खेती अगर नहीं है तो क्या होगा, पेस्टोरलिज्म। पेस्टोरलिज्म का मतलब, पेस्टोरलिज्म कहीं सुना है? पेस्टोरलिज्म का मतलब क्या होता है? पेस्टोरलिज्म का मतलब होता है भेड़ बकरी चराते हैं ना, पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। अम्यूजमेंट इंक्लूडेड, अब देखो आर्यंस लोग एंटरटेनमेंट के लिए, अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए किस तरह का एक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं? म्यूजिक, डांसिंग, चैरियट रेसिंग एंड डाइसिंग। गाना वगैरह सुनते, उस जमाने में भी गाने होते थे, डांसिंग भी होते, नृत्य कहते थे जिसको हम लोग, ठीक है। चैरियट रेसिंग, उस जमाने में ना रथ का रेसिंग होता था, जैसे आज के टाइम पे हॉर्स रेसिंग होता है ना, लोग उस पर जुआ खेलते हैं, उस टाइम पे भी होता था चैरियट रेसिंग, लोग शर्त लगाते थे उस पर, जो जीतता था उसको पैसा मिलता था, ठीक है। डाइसिंग, डाइसिंग क्या हो गया? डाइसिंग का देखो डबल मीनिंग होता है। डाइस, एक डाइसिंग का मतलब होता है काटना, चाकू से जब सब्जी वब्जी काटता है ना, जो क्यूब्स में काटते हैं उसको कहते हैं डाइसिंग। लेकिन ये डाइसिंग वो नहीं है, ये डाइसिंग का मतलब है जो लूडो का डाइस होता है खेलना, एक लूडो के जैसा, हाँ पासा वाला, वही वाला गेम जो महाभारत में नहीं खेलते थे, उस तरह का कुछ गेम यहाँ पे खेला जाता था जिसको लोग डाइसिंग कहते थे, ठीक है। ये एंटरटेनमेंट का इतना सोर्स होता था, एंटरटेनमेंट के लिए, अम्यूजमेंट। One stanza in the Rig Veda known for a gambler lament says, "My wife reject me and her mother hates me." देख रहे हो, ऋग वेदा में यहाँ तक ये मेंशन है, वहां पे ना गैम्बलर होते थे, गैम्बलर का मतलब जुआरी होता है, जुआ खेलने वाला। कहते थे कि उसके घर में उसकी वाइफ उसको रिजेक्ट करती, उसकी मदर उसको पसंद नहीं करती थी, उसके कर्म के वजह से, ठीक है, क्योंकि जुआ में अक्सर रिस्क बहुत होता है, लोग अपना बहुत सारा पैसा लॉस कर जाते हैं, ठीक है। अगला पेज में आओ, रिलीजन। ड्यूरिंग द ऋग्वेदिक टाइम गॉड वर्शिप जनरली पर्सोनिफाइड द पावर ऑफ नेचर। ऋग्वेदिक एरा के टाइम में जितने भी भगवान होते थे उन लोगों को किस तरह से पूजा किया जाता था, उनको ना नेचर से जोड़ देते थे हम लोग, जैसे कि अग्नि देवता, गॉड ऑफ फायर, वायु देवता, पवन देवता, ऐसे कर गया, ठीक है, इंद्र देवता, गॉड ऑफ थंडर, ठीक है। इट वॉज बिलीव दैट डिवाइन पावर विल केपेबल ऑफ ऑफरिंग बोथ बून्स एंड पनिशमेंट ऑन मैन। आर्यंस लोग भगवानों की पूजा क्यों करते थे? क्योंकि उनको पता था अगर भगवान नाराज हो जाएंगे तो हमें श्राप दे देंगे, इसलिए उनको खुश करेंगे हम, प्रेयर से, ऑफरिंग से, प्रसाद वगैरह चढ़ा करके खुश रखेंगे ताकि हम लोग को आशीर्वाद मिले, ठीक है। तो जितने भी आदमी लोग थे सब डरते थे, इसलिए सब उनकी पूजा करते थे। देखना तुम लोग, एक पुराने ज़माने में जब हम लोग ना और पीछे जाएंगे ना, प्री हिस्ट्री के टाइम पर, आदि मानव जो होते थे किसी भी जानवर से जब डरते थे उसकी पूजा करते थे। ये ना इंसानों का बेसिक टेंडेंसी होता है, हम जिस चीज़ से डरते हैं या जो चीज़ हमारे समझ से परे है उसकी पूजा करने लगते हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि वो हमारे समझ में आने वाला नहीं है, हमें उससे हमेशा डर लगेगा कि आने वाले टाइम में क्या हो सकता है, इसलिए उसकी पूजा करने लगते हैं, ठीक है। जैसे कि देखना कभी कभी तूफान, आंधी तूफान आता है, तो जब हमें पता नहीं होता है आंधी तूफान आता कैसे है, साइंस का इन्वेंशन मालूम नहीं हुआ रहता है, तो हम उसकी पूजा करते हैं, भगवान से जोड़ देते हैं कि अगर इंद्र देवता नाराज हो जाएंगे तो प्रलय आ जाएगा, ठीक है। फायर वॉज सेक्रेड एज इट वॉज रिगार्डेड टू बी द इंटरमीडियरी बिटवीन मैन एंड गॉड। अग्नि, अग्नि की जो पूजा है, अग्नि की पूजा हमने इंपॉर्टेंस यहाँ से देना स्टार्ट किया ऋग्वेदिक एरा से, ठीक है। माना जाता था कि इंसान और भगवान के बीच में जो लिंक का काम करता है वो अग्नि है, ठीक है। अग्नि जो है वो इंसानों को भगवान से जोड़ता है, तभी पूजा पाठ में देखना अग्नि का इस्तेमाल होता है, ठीक है। हर तरह के अग्नि, जैसे कि हवन कुंड हो गया, ठीक है, मोमबत्ती जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, धूप बत्ती जलाते हैं, सभी की सभी चीज़ों में अग्नि है, ठीक है। तो अग्नि का रेलिवेंस यहाँ से बढ़ा है। देयर वर नियरली 33 गॉड्स। ऋग्वेदा में 33 गॉड्स के बारे में मेंशन किया गया, लेकिन सब नहीं पढ़ना हम लोग को, जो रेलिवेंट है जहाँ से क्वेश्चन आता है वो पढ़ना है। लेटर डे ट्रेडिशन क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी। द टेरेस्ट्रियल, पृथ्वी विस्थना, यानी कि एक भगवान है जो जमीन से रिलेटेड है, एक भगवान है जो एरियल यानी कि वायु से रिलेटेड है, और एक भगवान है सेलेस्टियल गॉड यानी कि ग्रह नक्षत्र वाले भगवान, है ना। जैसे कि होता है राहु देवता, शनि देवता, केतु देवता, बृहस्पति देवता, ऐसे करके देवता लोग होते थे नक्षत्र और ग्रह के, उनको हम लोग कहते थे सेलेस्टियल गॉड्स, ठीक है। टेरेस्ट्रियल में देखो नाम दिया है पृथ्वी, अग्नि, सोम, बृहस्पति एंड रिवर्स। हम नदियों की भी पूजा करते थे, इंडस नदी, गंगा नदी की पूजा करते थे, ठीक है। एरियल में क्या क्या नाम है?
इंद्र देवता, रुद्र देवता, वायु, वत और पर्जन्य देवता। ठीक है। सेलेस्टियल में कौन आएगा देखो, दो सूर्य देवता आ जाएंगे, सावित्री, मित्रा, पुषान, विष्णु, अदिति, उषा, अश्विन। कुछ कुछ यहाँ पे ना फीमेल गॉडेस भी है देखो, जैसे गॉडेस अदिति, गॉडेस अदिति है गॉडेस ऑफ फायर। ठीक है। उषा गॉडेस ऑफ नाइट, रात्रि देवी। ठीक है। शक्ति देखो यहाँ पे कहीं मिला है, शक्ति, शक्ति नहीं मिला है ना, सावित्री मिला हुआ है। ठीक है। सावित्री जो है वो सती देवी है। ठीक है। बोलो क्या हुआ। जैसे इसमें टेरेस्ट्रियल एरिया है, इसी क्वेश्चन से कैसे बनेगा? देखो टेरेस्ट्रियल से नहीं बनेगा, इसमें पूछेगा कि ऋग्वेदा में किन किन गॉड्स के बारे में मेंशन है, उसमें से ऑप्शन में तुमको एक भगवान का नाम होगा जो ऋग्वेदा में नहीं यहाँ पे दिया हुआ था, लेटर वैदिक एरा में। तो तुमको ये याद रखना है कौन कौन से भगवान का नाम ऋग्वेदा में है, कौन कौन से भगवान का नाम ऐसे करके आता है। तो वहाँ पे तुमको छांटना होगा कौन सा भगवान इसमें गलत दिया हुआ था, वो स्टेटमेंट गलत होगा, उसको एलिमिनेट कर देंगे और फिर ऑप्शन में देखेंगे कौन सा वाला ऑप्शन गलत है। ऑप्शन गलत होगा, पता चल जाएगा राइट आंसर क्या है। ठीक है। तो ये याद रखना है तुम लोगों को, भगवान का नाम याद रखना है, कौन कौन से भगवान है, टेरेस्ट्रियल वगैरह ये सब नहीं याद रखना है, कौन सा टेरेस्ट्रियल है कौन सा ये है। ठीक है। इंद्र, अग्नि, वरुण। देखो 3 पॉपुलर गॉड का नाम आया, लॉर्ड इंद्र, लॉर्ड अग्नि, लॉर्ड वरुण। ठीक है। वे द मोस्ट पॉपुलर डिटीज ऑफ द ऋग्वेदिक आर्यंस, ऋग्वेदिक आर्यंस के पॉपुलर डिटीज है ये लोग। ठीक है। इंद्र, और इंद्र को हम लोग पुराना नाम एक और दिया, पुरंदर भी कहते थे। इंद्र का एक और नाम क्या है, पुरंदर। पुरंदर का मतलब डिस्ट्रॉयर ऑफ द फोर्ट। किसी भी किला को जब गिराना होता था, अगर आर्यन लोग फेल कर जाते थे, कहते थे कि बहुत ही मजबूत किला है, इसको गिरा नहीं पा रहे हैं, अब हम इंद्र देवता के लिए हवन एक पूजा करेंगे, उनको कहेंगे, प्रेयर करेंगे कि आप इस इंद्र किला को गिराने में हमारी मदद करें, हमें पावर्स दीजिए जिससे हम इसको गिरा पाए। ठीक है। इसलिए उनका नाम पड़ा है पुरंदर, डिस्ट्रॉयर ऑफ द फोर्ट। ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड, 250 ऋग्वेदिक हिम वर डिवोटेड टू हिम। इंद्र जो है, इंद्र, लॉर्ड इंद्र पूरे के पूरे ऋग्वेदा के सबसे इंपॉर्टेंट गॉड है। देखो इनके बारे में लिखा है 250 से ज्यादा मंत्र का उच्चारण ऋग्वेदा में मिलता है, इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट गॉड है। ठीक है। हु प्लेड द रोल ऑफ वॉर लॉर्ड, लड़ाई के क्षेत्र में या फिर जब भी आर्यन लोग लड़ने के लिए जाते थे तो इनकी पूजा करने के लिए जाते थे, पूजा करते थे, आशीर्वाद लेते थे ताकि ये लोग विजयी होकर के वापस लौटे। ठीक है। He was considered to be the rain god। इंद्र के पास इतना पावर होता था कि बरसात कराते थे। ठीक है। मान लो सूखा वाला एरिया है, वहां पे बरसात नहीं हुआ है, तो लोग इंद्र देवता की पूजा करेंगे। ठीक है। उनसे प्रेयर करेंगे कि आप हमें आशीर्वाद की तरह एक बरसात करा दें ताकि एग्रीकल्चर हो पाए, बरसात नहीं होगा तो एग्रीकल्चर फेल हो जाएगा। ठीक है। इंद्र देवता के बाद सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड है गॉड अग्नि। ठीक है। अग्नि देवता सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड, जिनके बारे में 200 से ज्यादा मंत्र ऋग्वेदा में मिलता है। फायर गॉड कंसिडर टू बी द इंटरमीडिएरी बिटवीन गॉड्स एंड पीपल। कहा जाता है कि जो अग्नि देवता है ये हमें भगवान से करीब लाते हैं, उनसे जोड़ते हैं। ठीक है। इसलिए इनका इंपॉर्टेंस है। अगला है वरुण देवता। ठीक है। पर्सोनिफाइड वाटर, ही वाज सपोज टू अपहोल्ड, यानी कि जो पानी के देवता है उसको हम लोग कहते हैं वरुण देवता। ठीक है। फिर है एक रीता और द नेचुरल ऑर्डर और रीत्य गोपा। ठीक है। लॉर्ड वरुण के पास एक और पावर क्या है, नेचुरल ऑर्डर को मेंटेन करने का। नेचुरल ऑर्डर का मतलब हो गया इकोसिस्टम में जो फूड चेन होता है। ठीक है। कि आप किसी भी पशु को तकलीफ पहुंचाएंगे तो नेचर जो है उसको ठीक करने के लिए एक ऑर्डर बैलेंस करेगा। ठीक है। फूड चेन को जो है ना बैलेंस करने के लिए देखना, नेचर के पास ना ऑटोमेटिक पावर होता है कि ये फूड चेन अपने आप को बैलेंस कर लेता है। फूड चेन का किसी भी जानवर को अगर मान लो हम लोग खत्म कर दें तो उसकी जगह पे रिप्लेस करके कोई और आएगा, या फिर उसके बदले में कोई और ज्यादा चीज कंज्यूम हो जाएगा जिससे कि वो फूड चेन बैलेंस हो जाए। इसी को हम लोग कहते हैं पूरे धरती का नेचुरल ऑर्डर, इकोसिस्टम का। ठीक है। तो उसके भी देवता कौन थे यहाँ पे, वरुण देवता। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट गॉड है सूर्य देवता। सूर्य देवता सावित्री, मित्र, पुषान और विष्णु। ठीक है। नाम याद रखना इनके बारे में। सूर्य देवता जो होते थे डेली ड्राइव अक्रॉस द स्काई इन हिज चैरियट ड्रिवन बाय 7 हॉर्सेस। जैसा हम लोग को भगवानों के बारे में बताया गया है, देखो ठीक वैसा ही वर्णन ऋग्वेदा में मिलता है। ठीक है। तो कहा जाता है सूर्य देवता जो है ना वो आसमान में अपने रथ पर चलते हैं जिसमें 7 घोड़े होते हैं। ठीक है। 7 घोड़े होते हैं। हम लोग सूर्य भगवान के बारे में और क्या जानते हैं कि सबसे ज्यादा ज्ञान उनके पास है, ज्ञान भी उनके पास ज्यादा है, इसलिए हम लोग तो ज्ञान की भी पूजा करते हैं। जब भी हम लोगों को ज्ञान चाहिए होता है तो हनुमान जी की पूजा करते हैं और सूर्य देवता भी करते हैं। ठीक है। फिर है देखो मित्र। मित्र कौन सा है, द सोलर गॉड। सूर्य देवता से जुड़े हुए गॉड है मित्र देवता। ठीक है। फिर है पुषान देवता, गॉड ऑफ मैरिज। शादी विवाह जब होता है, कोई सेरेमनी होता है तो वहां पे पुषान देवता की पूजा होता है। मेन फंक्शन गार्डियन ऑफ रोड, हर्ड्समैन एंड स्ट्रेइंग कैटल। जो कैटल के देवता हैं उन्हें भी आते हैं पुषान देवता। ठीक है। फिर आता है विष्णु गॉड। देखो विष्णु गॉड सबसे नीचे कैटेगरी में रखा गया, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यही गॉड जो है जब लेटर वैदिक एरा में आएंगे तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, और इंद्र देवता उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे। ठीक है। अभी देखेंगे हम लोग यहीं पर। गॉड विच कवर्ड द अर्थ इन 3 स्टेप्स, उपक्रमा। कहा जाता है कि विष्णु भगवान ने
3 कदम में पूरे के पूरे धरती का चक्कर लगा दिया था, यानी कि इतना बड़ा कदम उनका होता था। ठीक है, इतना ही तुमको जानना है। अगला है लॉर्ड सोम, ओरिजिनली प्लांट प्रोड्यूसिंग पोटेंट रिंग ड्यूरिंग कोर्स ऑफ अग्निस्तोम सैक्रिफाइस। ऋग्वेदा में ना हम लोग को अलग अलग सैक्रिफाइसेस के बारे में भी पता चलता है। उसमें से एक सैक्रिफाइस था अग्निस्तोम सैक्रिफाइस। उसमें हम लोग ना इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स जो होते हैं उनका इस्तेमाल करते थे। ठीक है, कुड बी हेम्प और भांग। भांग तुम लोग सुना है, ठीक है, भांग का भी इस्तेमाल होता था वहां पे इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स वगैरह बनाने में, नशीली पदार्थों को बनाने में भांग का इस्तेमाल होता है, जिसको इंग्लिश में हम लोग हेम्प भी कहते हैं। ठीक है, कॉल्ड द किंग ऑफ द प्लांट, भांग को समय कहा जाता था किंग ऑफ द प्लांट, पूरे प्लांट का किंग था, क्योंकि सबसे ज्यादा इंटॉक्सिकेटिंग यही होता था। ठीक है, आइडेंटिफाइड लेटर विद द मून, बाद में जाकर के इसको चंद्रमा से जोड़ा गया, चंद्र देवता की पूजा होने लगी। फिर द 9th मंडला ऑफ ऋग्वेदा विच मेंशन 114 हिम्स इज एट्रिब्यूटेड टू सोम, सोम देवता और सोम के ऊपर में 114 मंत्रों का उच्चारण हम लोग को ऋग्वेदा में मिलता है। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड सोम मंडला, इसका नाम पड़ जाता है सोम मंडला। ठीक है, अदर गॉडेस में क्या देखो, रुद्र गॉड ऑफ एनिमल, रुद्र देवता यानी कि गॉड ऑफ एनिमल्स। फिर आया दयायुस, द ओल्डेस्ट गॉड एंड द फादर ऑफ द वर्ल्ड, दयायुस को कहा जाता है एंशिएंट गॉड है, ये बहुत ही पुराने गॉड है। ठीक है, फिर एक है यम, गॉड ऑफ डेथ। फिर है अश्विन और नत्य, द गॉड ऑफ हेल्थ यूथ एंड इमोर्टैलिटी, जब किसी को ना इमोर्टैलिटी चाहिए होता है, फिर अब यूथ एज अगर ज्यादा चाहिए, जवान रहने का इच्छा अगर रहता है, तो इन गॉड की पूजा करते हैं लोग। फिर है गॉडेस अदिति, मदर ऑफ द गॉडेस, भगवान की जो मदर है गॉडेस अदिति। सिंधु, रिवर गॉडेस, सिंधु को कहा गया है रिवर गॉडेस, यानी कि इनकी भी पूजा होती थी सिंधु नदी की। समटाइम गॉड वेर विजुअलाइज्ड एज एनिमल बट देयर वाज नो एनिमल वर्शिप। देखो हम लोगों ने यहाँ पे इंडस ऋग्वेदिक एरा में भले ही हम लोगों ने कुछ ऐसे ऐसे वर्शिप, नेचर वर्शिप से जुड़ा गया भगवान को, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली एनिमल का वर्शिप नहीं होता था। जैसे कि हमने एनिमल को कुछ प्रसाद चढ़ाया हो, पूजा में पार्टिसिपेशन किया, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन एनिमल का रेलिवेंस था, हम एनिमल को चोट नहीं पहुंचाते थे। ठीक है, द नेचर ऑफ ऋग्वेदिक रिलीजन वाज हीनोथिज्म, दैट इज बिलीफ इन मेनी गॉड बट ईच गॉड स्टैंडिंग आउट इन द टर्म्स ऑफ द हाईएस्ट। देखो हीनोथिज्म का मतलब क्या होता है ना, वहाँ पे हीनोथिज्म का मतलब होता है अगर आपके समाज में आप अलग अलग भगवानों की पूजा करते हैं, सभी भगवान एक दूसरे से अलग अलग है लेकिन सब इंडिपेंडेंट है। ऐसा नहीं है कि कोई भगवान ऊंचा है कोई भगवान नीचा है, ऐसा नहीं था यहाँ पर। ठीक है, सभी भगवान का ना क्षेत्र जो था, उनका जो डायमेंशन था वो डिवाइडेड था पूरा। कोई भगवान है दूसरे भगवान में इंटरफेयर नहीं करते थे उनके कामों में। सूर्य देवता इंद्र देवता में इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, वरुण देवता इंद्र देवता में इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। ठीक है, अग्नि देवता कहीं इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। इसका मतलब होता है हीनोथिज्म। मल्टीपल गॉड होते थे लेकिन सबका इंडिपेंडेंट अपना पावर्स होता, एग्जिस्टेंस होता, वर्शिप होता था। ठीक है, सर जो सोम में पढ़ाया था उसमें लिखा हुआ सर कॉल्ड किंग ऑफ प्लांट्स, किंग ऑफ प्लांट्स, रियली किंग ऑफ प्लांट्स माना उस जमाने में। अभी के मॉडर्न टाइम में जब साइंस का इन्वेंशन होता है ना, तो बॉटनी वगैरह का पढ़ाई इतना ज़्यादा इवॉल्व हो गया है, इतना कुछ हमने डिस्कवर कर लिया है। ठीक है, अभी किंग ऑफ प्लांट्स को काउंट नहीं करते हैं, लेकिन इस ज़माने में तो इतना डिस्कवरी नहीं हुआ था। तो इस ज़माने में ना उस समय सबसे ज़्यादा जो प्लांट जिसका यूज़ होता था उसी को माना जाता था किंग ऑफ द प्लांट। भांग को जो है यानी कि हेम्प को हम लोग ज़्यादा प्रचलन में था, प्रिवेलेंट बहुत ज़्यादा था, इसलिए इसको कहा जाता था किंग ऑफ द प्लांट। जैसे कि देखना फ्रूट्स में हम लोग कहते हैं ना किंग ऑफ द फ्रूट्स, मैंगो को कहते हैं। क्यों? मैंगो देखना हर ही लोग खाते हैं, ऐसा नहीं किसी को मैंगो से एलर्जी है, बहुत ही कम लोग होंगे, रेयर लोग जिसको एलर्जी होगा, नहीं तो ये सभी को पसंद आता है। मैंगो ऐसा तो नहीं है कोई हेट करता हमको मैंगो पसंद ही नहीं है, तो मैंगो को कहा गया किंग ऑफ द फ्रूट्स। उसी तरह से ना सोम को सभी लोग पसंद करते थे, यहाँ पे कोई हेट नहीं करता, इसलिए इसको नाम दे दिया किंग ऑफ द प्लांट। ठीक है, कोई हेट नहीं करता था, सभी को पसंद आते थे ये। ठीक है, जब प्रसाद और पूजा में यूज होता है तो ऑब्वियस बात है ना, कोई इसको हेट नहीं करेगा। द रिलीजन प्राइमरली कंसिस्टेड ऑफ वर्शिप ऑफ गॉड विथ सिंपल सेरेमोनी नोन एज यज्ञ और सैक्रिफाइस, यज्ञ या फिर यज्ञ जैसे कहते हैं हम लोग, यज्ञ और यज्ञ। पूजा पाठ जो होता था ना यहाँ पर एक यज्ञ के फॉर्म में होता, जहाँ पे एक सैक्रिफाइस होता था किसी चीज का। सैक्रिफाइस कंसिस्टेड ऑफ ऑफरिंग ऑफ मिल्क, मिल्क का सैक्रिफाइस होता है यानी कि दूध चढ़ता पूजा पाठ में, घी चढ़ता था, ग्रेन में जैसे कि चावल हो गया, सरसों हो गया, ये सब जाता था। फ्लैश हो गया और सोम, देख रहे हो फ्लैश और सोम, इसमें कंफ्यूजन करेगा, फ्लैश शब्द से कंफ्यूज करेगा कि फ्लैश क्या पूजा पाठ में इस्तेमाल होता है आज के टाइम पे? हाँ, मांस नहीं यूज होता है ना, लेकिन देखो यहाँ लिखा हुआ है ऋग्वेदा में। ठीक है, हो सकता है कुछ एक और पूजा होता है जो जंगलों में होता होगा, कोई ट्राइब करता होगा, वो फ्लैश चढ़ाता होगा। ठीक है, जैसे कि होता नहीं है जादू टोना वाला पूजा होता है, उसमें फ्लैश चढ़ता है और सोम चढ़ता है। ब्लैक मैजिक जो होता है, हम बताए थे ना पिछले क्लास में, ब्लैक मैजिक भी होता था यहाँ पे, है ना, तो हो सकता है ब्लैक मैजिक में ये सब चढ़ता हो, इसलिए यहाँ लिखा है ये सब चीजें। नॉर्मल जो ऋग्वेदिक आर्यन पूजा कर रहे हैं भगवान की, उसमें तो नहीं चढ़ाएंगे, लेकिन वहाँ होगा ये सब चीजें। ठीक है,
अभी चढ़ता है, ब्लैक मैजिक होता है। काली, हाँ काली माँ को देखो सैक्रिफाइस चढ़ता है ना, उसमें आ जाएगा देखो। अगला आ जाओ नेक्स्ट पेज, इकोनॉमी। आर्यंस लोग के टाइम पर इकोनॉमी कैसा होता था? आर्यन क्रॉस द नोमैडिक स्टेज। आर्यंस लोग जो है जब यहाँ पे सेटल हुए थे तो ये लोग ना एक अपना प्रोफेशन जो था उसको छोड़ करके फिर एग्रीकल्चर में आए थे। तो इन लोग का पुराना प्रोफेशन क्या था? नोमैडिज्म। नोमैडिज्म का मतलब क्या होता है? नोमैडिज्म। नोमैड किसको कहते हैं? नोमैड कहीं सुना है तुम लोग? नोमैड हिंदी में कहीं शब्द सुना है? बंजारा सुना है? बंजारा क्या होता है ना? बंजारा लोग कौन होता है? तुम लोग कहीं ना पिक्चर में, गाना में सुना होगा, कोई एक आदमी रहता है रेगिस्तान में, ऊँट में कहीं जा रहा होता है अकेला सामान वामान लेकर के एक जगह से दूसरे जगह, उसी को बंजारा कहते हैं। मतलब पीपल हु मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड, शेल्टर एंड प्रोटेक्शन। ठीक है, दुश्मनों से बचने के लिए या किसी जंगली जानवर से बचने के लिए, खाने की तलाश में, पानी की तलाश में, एक जगह से दूसरी जगह। अब वो खाली मूव करता रहता है, उसका परमानेंट लोकेशन नहीं होता है, उसी को कहते हैं नोमैड्स। तो आर्यंस लोग पहले ऐसे ही होते थे। ये लोग ना अपना फैमिली के साथ में खाली बस मूव करते एक जगह से दूसरे जगह। मान लो कहीं पे बाढ़ आ गया, रहने का जगह नहीं है, पूरा फैमिली लेकर के मूव करेंगे। अभी लोग एक लाइन में जाते रहेंगे। ठीक है, फिर ऐसी जगह पे जाएंगे जहाँ पे खाना हो, पानी हो, शेल्टर हो, किसी भी तरह का जंगली जानवर ना हो जो उनको मुसीबत में डाल सकें। ठीक है, तो आर्यंस लोग पहले ना एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे। बाद में आके देखिए इनको जगह मिला इंडस वैली सिविलाइजेशन, और वहाँ पे आए, सबको हटा करके अपना सेटलमेंट बनाते हैं और पूरा का पूरा ऋग्वेदिक एरा आ जाता है इनका। ठीक है, तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है नोमैडिज्म स्टेज से आगे आकर के येट ग्रेट इंपॉर्टेंस वाज अटैच्ड टू द हर्ड्स ऑफ कैटल, वेरियस एनिमल्स आर डोमेस्टिकेटेड। यही कारण है कि आर्यंस लोगों में जितने भी एनिमल्स होते हैं, स्पेशली गाय, उनका बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस इंपॉर्टेंस भी है। क्यों मालूम है? जो नोमैड लोग होता है ना, उनके लिए जानवर बहुत ही बड़ा वेल्थ है, धन संपत्ति की तरह यूज करते हैं। इसलिए देखो आर्यंस लोग कभी भी जानवरों को नुकसान नहीं पहुंचाते। ठीक है, यही कारण है गाय का रेलिवेंस बढ़ने का। ठीक है, जब भी कोई नोमैडिक होता है ना, उसके लिए गाय क्या है मालूम है? गाय उसको खाना प्रोवाइड करती है, गोबर से वो क्या कर सकता है, छत पे लगाएगा तो उसका शेल्टर में काम आएगा, इतनी सारी चीजें प्रोवाइड होती हैं। ठीक है, यूरिन जो होता है ना गाय का, वो मॉस्किटो रिपेलेंट होता है। ठीक है, तो लोग इस्तेमाल करते थे इस तरह से। तो इसीलिए देखो यहाँ पे आर्यंस लोग ना हमेशा एनिमल का रिस्पेक्ट बहुत करते थे, नुकसान नहीं पहुंचाते थे इसको। ठीक है, इसलिए देखो यहाँ लिखा है डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल यहाँ पे हो रहा है। द वैदिक पीपल विल प्रोबेबली नॉट फेमिलियर विथ कैट और कैमल। कहा जाता है कि वैदिक एरा में बिल्ली और ऊंट के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी लोगों को। एग्जिस्ट करते थे लेकिन जानकारी नहीं थी। ठीक है, टाइगर वॉज नॉट नोन बट वाइल्ड एनिमल्स लाइक लायन, एलिफेंट एंड बोअर। देखो इस पे क्वेश्चन आया था, टाइगर पे क्वेश्चन आया था, लिखा हुआ था सीधा, वॉज टाइगर नोन टू ऋग्वेदिक एरा आर्यंस? नहीं, टाइगर उनको बारे में पता नहीं था। इसका मतलब ये नहीं है टाइगर एग्जिस्ट नहीं करता है, टाइगर एग्जिस्ट करता था। आर्यंस लोग जब भी इसको देखते थे ना तो कंफ्यूज हो जाते थे, किस टाइप का जानवर है, पहली बार देख रहे हैं इसको, ऐसा जानवर है, बहुत ही खूंखार है, दहाड़ता है बहुत तेज। ठीक है, उसमें ना 3-4 ऑप्शन दिया था, एक टाइगर, एक लॉयन, एक एलिफेंट, ऐसे करके। हाँ, तो उसमें बोला रहेगा विच एनिमल इज नॉट नोन टू आर्यंस। तो वहां पे टाइगर वाला हमको पता टाइगर होगा ऑप्शन, बाकी तो नोन था, तो बाकी 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा और जिसमें टाइगर दिया होगा वो राइट हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन यूपीएससी वाला में भी आया था, टाइगर वाला। ठीक है, इसलिए इसका रेलिवेंस बहुत ज्यादा है। और एक और चीज तुम लोग देखना, जब भी करंट अफेयर पढ़ोगे ना, मान लो कहीं पे न्यूज आया है, कहीं पे ना कोई जैसे कि टाइगर के लिए कोई वाइल्ड लाइफ पार्क, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वगैरह बना है, या फिर टाइगर का जो पॉपुलेशन है वो बढ़ा है, तो वहां से देखो कनेक्ट हो जाएगा, ये क्वेश्चन कनेक्ट हो जाएगा। करंट अफेयर में टाइगर से रिलेटेड न्यूज आया है तो इसका मतलब टाइगर पे जो हिस्ट्री का क्वेश्चन आएगा वो ऐसे आएगा, ऐसे जोड़ के तुम लोग को पढ़ना है। समझ में आया? लायन, एलिफेंट एंड बोअर, ये 3 जानवरों के बारे में उनको पता था, दे वर नोन टू देम, लिखा है यहाँ पे। ठीक है, ऑल द प्रोबेबिलिटी वेयर लिटिल ट्रेड वाज देयर, यानी कि क्या कहा जा रहा है, वहां पे एनिमल ट्रेड भी होते थे। हमको पता है करेंसी सिस्टम तो नहीं था, बार्टर सिस्टम होता था। ठीक है, जानवर के बदले जानवर का ट्रेड होता था। किसी के पास मान लो घोड़ा नहीं है, वो चाहता है कि हमको बोर दे दो, तो बोर और घोड़े के बदले ट्रेड हो जाएगा उसमें। ठीक है, मनी एंड मार्केट वेर नोन बट दे वेर नॉट एक्सटेंसिवली यूज्ड। मनी और मार्केट का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट उनको पता था, जैसे कि बाइंग और सेलिंग क्या होता है, खरीद बिक्री क्या होता है, मार्केट एरिया क्या होता है, लेकिन इतना इन डेप्थ नहीं पता था जैसे आज के टाइम पे कॉन्सेप्ट है। ठीक है, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट।
काउज एंड गोल्ड ऑर्नामेंट ऑफ फिक्स्ड वैल्यू विद द मीडिया ऑफ एक्सचेंज। तो वहां पे देखो बेसिक्स मीडिया क्या था एक्सचेंज का, या तो गाय होता था या तो सोना होता था, सोने का बना हुआ सामान, उसी से एक्सचेंज होता था। कॉइन्स वेर नॉट नोन, कॉइन्स वगैरह इस टाइम पे नहीं आए थे। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स वेर मेड अपीयरेंसेस। Men of various profession like carpenter, smith, tanner, weaver, potter, grinder of corn were there. वेरियस अलग अलग प्रोफेशन वगैरह भी इसी टाइम पर आए थे। जैसे कि देखो यहाँ दिया हुआ है कारपेंटर, लकड़ी से बनाने वाला जो होता है उसको कारपेंटर हम लोग कहते हैं, लकड़ियों से सामान बनाता है, ठीक है। स्मिथ हो गया, स्मिथ का मतलब जैसे कि लोहार है, सुनार है, लोहे से काम करके बनाता है, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं स्मिथ। टैनर्स लोग हो गए जो ना जानवरों का चमड़ी निकालते हैं, चमड़ी से कुछ सामान बनाते हैं, ठीक है, जैसे कपड़ा हो गया, रखने का कोई सामान हो गया, कोई कवर हो गया, कोई टॉप हो गया, ठीक है, तो टैनर्स कहता है। वीवर बुनने वाला, ठीक है, कोई जूट से बुन करके कोई सामान बना रहा है, ठीक है, कोई बैग बना रहा है, कोई झोला बना रहा है, उसको लोग वीवर्स लोग कहेंगे। पॉटर्स हो गया जो मिट्टी से सामान बनाते हैं उसको पॉटर्स कहते हैं हम लोग। ग्राइंडर्स हो गए, चावल हो गया, गेहूं हो गया, इसको पीसने वाला, आटा बनाने वाला जो होता है ग्राइंडर, ठीक है। आर्ट ऑफ हीलिंग वुड एंड क्योरिंग डिजीज वेर इन एग्जिस्टेंस। ऋग्वैदिक एरा में जो वैद्य लोग होते थे ना, जो जड़ी बूटियों से इलाज करते थे, चोट कहीं लग गया उसको जड़ी बूटी लगा करके उसको ठीक करना, वो एग्जिस्ट करता था यहाँ पर। कुछ बीमारियां होती थी जिसको ठीक करना हमें आता था। डेंजरस बीमारियों के बारे में हम लोग को पता ही नहीं था कैसे ठीक होगा। तो जो बेसिक बीमारियां, सर्दी जुकाम खांसी वगैरह, ये सब हम लोग ठीक करना जानते थे। दे वर एक्सपर्ट इन सर्जरी, सर्जरी में एक्सपर्ट थे लोग। देखो पुराने टाइम पे सर्जरी जो होता था वो जिंदा बॉडी पे होता था, ठीक है। कहीं आपको अगर चोट लग गया है, कट लग गया है, वो ठीक नहीं हो रहा है, तो ये लोग सुई धागा लेके उसको सिलते थे। एक कांटे का पेड़ होता है जिसमें कांटा लगा होता है, उसका कांटा तोड़ करके उसमें छेद करके धागा बांधते थे और उससे वो सिलते थे उसको, ठीक है। और जो पेन होता था उस पेन से एंड्योर करने के लिए उसको सोम दिया जाता था, सोम रस, ताकि वो नशे में जाएगा तो उसको पेन फील नहीं होगा, ठीक है। जिसको आज के टाइम पे हम लोग ना एनेस्थीसिया कहते हैं, है ना, एनेस्थीसिया ऑपरेशन के टाइम पे दिया जाता है जिसमें कि आप बेहोश हो जाते हैं, एनेस्थीसिया। तो उस टाइम पे एनेस्थीसिया की तरह सोम को यूज किया जाता था, सोम रस को, ठीक है। ओसीपी ऑर्के कलर्ड पॉटरी कल्चर 1500 to 1000, देखो ये वाला टाइम पीरियड है। ओसीपी का मतलब क्या होता है, ऑर्के कलर्ड पॉटरी। उस समय जो घड़े से माने मिट्टी से जो भी सामान बनते थे उन पे कोई पेंट वगैरह नहीं होता था, वो कच्चा कलर में ही होता था। जैसे कि जो मिट्टी का घड़ा होता है ना, हम लोग को ब्राउन या फिर रेडिश कलर में दिखता है, वो वैसे ही कच्चा होता था, उस पर कुछ डिजाइनिंग नहीं होती, इसलिए कहा जाता है ऑर्के कलर्ड पॉटरी। इस पे क्वेश्चन आता है। पॉटरीज जब हम लोग पढ़ेंगे ना, देखेंगे वहाँ पे पॉटरीज में अलग अलग कैटेगरी होता है। एक होता है जो कच्चे कलर में होता है, एक लाल कलर में होता है जिसको रेड कलर्ड पॉटरी कहते हैं, ठीक है। एक होता है ब्लैक कलर का जिसको ब्लैक कलर्ड पॉटरी कहते हैं, और एक होता है पेंटेड ग्रे वेयर, ठीक है। पेंटेड ग्रे वेयर में हम अलग अलग मल्टीपल रंग बिरंगा कलर का पेंटिंग्स करते हैं उस पर। तो इस पर क्वेश्चन आता है कि पेंटेड ग्रे वेयर किस टाइम पे यूज होता था, पेंटेड ग्रे वेयर पॉटरी किस टाइम पे था, ऑर्के कलर्ड पॉटरी किस टाइम पर था, ब्लैक कलर्ड पॉटरी किस टाइम पर होता था, इस पे क्वेश्चन आता है, ठीक है। लेटर वैदिक एरा, अब देखना हम लोग ऋग्वैदिक एरा से लेटर वैदिक एरा। जब ऋग्वैदिक एरा से लेटर वैदिक एरा में हम लोग आते हैं, आर्यंस का जो सेटलमेंट है वो थोड़ा शिफ्ट करता है ईस्ट के साइड में, ठीक है। वेस्ट से इंडस नदी से हट करके गंगा नदी पे आएगा। अभी हम लोग देखेंगे क्या क्या कारण होते हैं इसके पीछे, ठीक है। जियोग्राफिकल एरिया, ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड द आर्यन सेटलमेंट कवर्ड वर्चुअली द होल ऑफ नॉर्थ इंडिया, ठीक है। लेटर वैदिक एरा में आर्यंस लोग, नॉर्थ इंडिया का मतलब क्या, देखो ये वाला एरिया, देखो यहाँ पे विंध्यास माउंटेन है, ठीक है, विंध्यास और सतपुरा, ठीक है। इसके ऊपर वाले रीजन को नॉर्थ इंडिया कहते हैं, इसके नीचे वाले को साउथ इंडिया कहते हैं, ठीक है। अभी साउथ इंडिया के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है ऋग्वैदिक एरा के टाइम पे, आगे हम लोग देखेंगे लेटर वैदिक एरा में पता चलेगा कुछ। नॉर्थ इंडिया में पूरा का पूरा जो है आर्यन का सेटलमेंट हो जाता है लेटर वैदिक एरा में। अब हम लोग लेटर वैदिक एरा में आएंगे, देखेंगे आर्यंस लोग इंडस से शिफ्ट होकर के गंगा नदी पे आ रहे हैं। एक चीज तुम लोग गौर करना, हिस्ट्री में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना, हम लोग का जो सीट ऑफ पावर है वो यहाँ से हट करके इधर आता है हमेशा, ठीक है। तुम देखना आगे जाके जब मिडाइवल हिस्ट्री पढ़ेंगे तो यहाँ पे सारे मुस्लिम लोग का आक्रमण होता है, बाद में मुगल जब आते हैं तो आगरा की ओर आ जाते हैं, आगरा शिफ्ट होते हैं, ठीक है। ब्रिटिश लोग आते हैं वो कलकत्ता आ जाते हैं, ठीक है। सीट ऑफ पावर ईस्ट की ओर आ जाता है, ये एक पैटर्न है, ठीक है। आर्यवर्त, पूरे के पूरे नॉर्थ इंडिया का पुराना नाम क्या था, लेटर वैदिक एरा में कहते थे आर्यवर्त, ठीक है। द सेंटर ऑफ कल्चर नाउ शिफ्टेड फ्रॉम सरस्वती टू गंगा, सरस्वती नदी से शिफ्ट होकर के गंगा की ओर आ जाता है। आप देखना यहाँ पर ऋग्वैदिक एरा में किस नदी का इंपॉर्टेंस ज्यादा था, इंडस नदी का, इसी की पूजा होती थी। लेटर वैदिक एरा में गंगा नदी का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है, ये याद रखना है तुमको, ठीक है। क्वेश्चन आता है इस पे भी कि गंगा नदी का इंपॉर्टेंस किस एरा में ज्यादा था, ऋग्वैदिक एरा की लेटर वैदिक एरा, लेटर वैदिक एरा,
ठीक है। द सेंटर ऑफ शिफ्ट नाउ शिफ्टेड कॉल मध्य देश, यानी कि ये वाला जो एरिया है ना जहाँ पे गंगा नदी बहती है इसको मध्य देश ये लोग कहते थे, आर्यवर्त के अंदर में मध्य देश, ठीक है। देयर वाज मेंशन ऑफ मोर रिवर लाइक नर्मदा, सादी नारा और चंबल। गंडक का एक पुराना नाम क्या है? सादी नारा, ठीक है। नर्मदा, सादी नारा, चंबल नदी जो कि गंगा की ट्रिब्यूटरी है, उनका भी नाम लेटर वैदिक एरा में प्रचलन में आता है, लोगों को पता चलता है, ठीक है। एक्सपेंशन ऑफ पीपल टुवर्ड द ईस्ट इज इंडिकेटेड एज अ लेजेंड ऑफ शतपथ ब्राह्मण। याद करना, ब्राह्मण में भी शतपथ ब्राह्मण था एक, इसको लिखा गया था। शतपथ ब्राह्मण में इसका मेंशन मिलता है कि आर्यंस लोग अब ईस्ट की ओर में मूव कर रहे हैं, इसका सेटलमेंट जो है शिफ्ट कर गया है ईस्ट की ओर, ये शतपथ ब्राह्मण में मिलता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा एविडेंस है, कहाँ लिखा हुआ है ये बात कि आर्यंस लोगों ने वेस्ट से ईस्ट की ओर शिफ्ट किया, शतपथ ब्राह्मण में लिखा हुआ है, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट देखो दिया, विदेह माधवा माइग्रेटेड फ्रॉम सरस्वती रीजन क्रॉस सादी नारा केम टू द लैंड ऑफ विदेहा। लेटर वैदिक एरा में एक कहानी लिखा हुआ है विदेह माधवन के ऊपर में। विदेह नाम का एक राजा था जो कि यहाँ से यहाँ शिफ्ट किया था, ठीक है। यहाँ पे बीच में एक नदी पड़ता है, देखो जिसका नाम दिया हुआ है यहाँ पे सादी नारा, सरस्वती नदी, सादी नारा। सादी नारा क्रॉस करके लैंड ऑफ विदेहा, आज के टाइम पे मॉडर्न नेम तिरहुट नाम है। तिरहुट ना उत्तर प्रदेश में एक जगह है तिरहुट, ठीक है। तो तिरहुट में वो शिफ्ट किया था जिसका नाम था विदेह, ठीक है। तो उसी कहानी से हम लोग को ये एविडेंस मिलता है कि आर्यंस के जितने भी राजा लोग थे अपना पूरा राज सिंहासन लेकर शिफ्ट हुए थे यहाँ पे, ठीक है। ही अग्नि दे वेंट बर्निंग अलोंग द अर्थ टुवर्ड ईस्ट, गौतमा, रघुना, विदेह माधवा फॉलोड आफ्टर हिम। शतपथ ब्राह्मण में यही बात लिखा है कि जब विदेह यहाँ से ट्रैवल किया उसके साथ साथ और भी राजा, जिसको नाम देखो यहाँ दिया है विदेह और रघुना, ये लोग भी देखा देखी ट्रैवल कर जाते हैं। यानी कि जितने भी राजा थे जो ऋग्वेदा के इस एरिया में रहते थे वो सब एक के बाद एक दूसरे को देख करके फॉलो करने लगते हैं, ऐसे धीरे धीरे पूरा का पूरा पावर शिफ्ट हो जाता है इधर, ठीक। सबसे पहले विदेह हुआ था और ये सारी बातें कहाँ मिलती हैं? शतपथ ब्राह्मण, ठीक है। कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में ऋग्वेदा लिख देगा, ठीक है। और अगर एग्जाम में ऋग्वेदा लिखेगा तो गलत हो जाएगा, शतपथ ब्राह्मण होना चाहिए, वो लिखा रहेगा वहां पे, ठीक है। नेक्स्ट देखो दिया एमरजेंस ऑफ जनपद। अब हम लोग को देखेंगे लेटर वैदिक एरा में राइज ऑफ जनपद एंड महाजनपद। लेटर वैदिक एरा में जनपद का जो है राइज होता है बहुत तेजी से। क्यों होता है? डिस्कवरी ऑफ आयरन की वजह से, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ पुरुष एंड भारता, जो जनपद है इसमें ज्यादातर जो पुरुष और भारता लिखा है ट्राइब का नाम है। एक पुरु एक ट्राइब था और भारत एक ट्राइब थे। 10 राजन युद्ध में ये लोग लड़ाई किए थे, तो उसमें से पुरु और भारत ये दोनों बहुत ही फेमस ट्राइब थे लेटर वैदिक एरा में, ठीक है। पांचाल, पांचाल का नाम सुना है महाभारत में, ठीक है। वो पांचाल नाम का किंगडम एग्जिस्ट करता था, देख लो। दिल्ली देखो इस साइड में दिल्ली है ना, दिल्ली के ठीक नीचे वाला एरिया था पांचाल, ठीक है। पांचाल में ट्राइब रहता था कुरु लोग रहते थे, इसलिए नाम पड़ा था कुरु पांचाल, ठीक है। इसको लोग अक्सर ना महाभारत से कैसे जोड़ते हैं मालूम है? कुरु, के फॉर कुरु, के फॉर कौरवास, समझ में आया? पी फॉर पुरु, पी फॉर पांडवास, ऐसे जोड़ा जाता है, ठीक है। लेकिन इसके पीछे कोई श्योरिटी नहीं है, कंफर्म नहीं है ये, ठीक है। हम लोग को जो एविडेंस मिला है वो पुरु ट्राइब पे मिला है, कुरु ट्राइब पे मिला हुआ है, ठीक है। पांचाल कॉम्बिनेशन ऑफ तुवर्ण एंड क्रीविसी और काशी, काशी का भी एविडेंस हम लोग को लेटर वैदिक एरा में मिलता है। ऋग्वेदिक एरा में नहीं मिला था, लेटर वैदिक एरा में मिला था, ठीक है। लेटर वैदिक लिटरेचर मेंशन विंध्यास माउंटेन, देखो विंध्यास माउंटेन। लेटर वैदिक एरा में जब ये लोग इस साइड आए थे तब उन्होंने देखा कि ये लोग ना और आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, नीचे साउथ के साइड में नहीं बढ़ पा रहे, इसलिए यहाँ पे इन्होंने इस पहाड़ का नाम रखा विंध्य पहाड़, विंध्यास, ठीक है। विंध्याचल भी कहते हैं इसको, ठीक है, विंध्याचल। Southern mountains. Reference to the territorial division, the later Veda gives 3 broad divisions of India. आगे जाकर के लेटर वैदिक एरा में पूरे इंडिया का 3 मेजर डिवीजन होता है, जियोग्राफिकल डिवीजन। पहला है आर्यवर्त, नॉर्थ वाला जो साइड है वो है पहाड़ के ऊपर जो है ऊपर वाला साइड वो है आर्यवर्त, नॉर्थ इंडिया। बीच वाला जो एरिया है मध्य देश, सेंट्रल इंडिया को कहता है। जैसे कि आज के टाइम पे जहाँ पे मध्य प्रदेश है ना, वो मध्य देश कहलाता था पहले के टाइम पे, ठीक है। और जो साउथ इंडिया है, पहाड़ के नीचे वाला रीजन, वो पूरा का पूरा क्या है? दक्षिण पथ, ठीक है, साउथ इंडिया दक्षिण पथ। लेटर वैदिक एरा का पॉलिटी कैसा होता था? लार्ज किंगडम स्टेट सिटीज मेड अपीयरेंसेस इन द वैदिक लेटर वैदिक एरा। लेटर वैदिक एरा में बड़े बड़े शहर आते हैं जिनको हम लोग महाजनपद कहते हैं, जनपद और महाजनपद, ठीक है। टोटल 16 आए थे यहाँ पे महाजनपद। इन तैतरीय ब्राह्मणा, देखो तैतरीय ब्राह्मणा का मेंशन हम लोग पहले देखे थे। तैतरीय ब्राह्मणा में वाज नोटिस अ थ्योरी ऑफ डिवाइन ओरिजिन ऑफ किंगशिप। ये याद रखना है तुम लोग को, एग्जाम में जो पूछेगा कि किंग को यानी कि राजा को हम लोग डिविनिटी से कैसे जोड़ते थे।
डिवाइन पावर से कैसे जोड़ते थे, इसका एविडेंस कहाँ मिलता है, तैत्तिरीय ब्राह्मणा में मिलता है। ठीक है, किंग इज एसोसिएटेड विथ डिविनिटी। ठीक है, गवर्नमेंट मशीनरी बिकेम मोर एलैबोरेट देन बिफोर, गवर्नमेंट के जो भी ऑफिसर लोग होते थे उनको और ज्यादा पावर मिलता है लेटर वैदिक एरा में। ठीक है, द सीक्वल टू द ग्रोथ ऑफ द पावर ऑफ द किंग, न्यू सिविल फंक्शनरी बिसाइड ओनली सिविल फंक्शनरी ऑफ द ऋग्वेदा पीरियड, द पुरोहित केम इनटू एग्जिस्टेंस, पुरोहित लोग जो एग्जिस्ट करते थे अब उनको और ज्यादा पावर मिल जाता है और पुरोहित से वो लोग राज पुरोहित बनते हैं, यानी कि पूरे के पूरे राज्य में, यानी कि राजा का एक अपना खुद का पर्सनल पंडित होता था, राज पुरोहित कहते थे। ठीक है, और पुरोहित लोग वो होते थे जो हर घर में अलग अलग पूजा पाठ का कार्यक्रम करते थे। ठीक है, तो इस लेटर वैदिक एरा से देखना पुरोहित लोग का रेलिवेंस और इम्पोर्टेंस बढ़ गया। हर पूजा पाठ में हम लोग को बुलाना पड़ता था, हमको बिना उनके पूजा पाठ हो ही नहीं पाता था क्योंकि मंत्रों का उच्चारण उन्हीं को आता था। ठीक है, दे वेयर भागदूग, देखो ऑफिसर्स का नाम दिया है जो लेटर वैदिक एरा में है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखना है। भागदूग कौन होता था, कलेक्टर ऑफ द टैक्स, यानी कि टैक्स कलेक्शन करने का काम किसका था, भागदूग का। सूत और सारथी किसका नाम था, द रॉयल हेराल्ड और चैरिटियर, यानी कि जो रथ संभालता था, रथ बनाता था, मेंटेनेंस करता था, उसका नाम क्या था, सारथी, या फिर सूत भी कहते हैं उसको। ठीक है, फिर आता था खस्त्री यानी कि शैम्बरलेन, शैम्बरलेन कौन होता था, जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी भी घर में लाइटिंग वगैरह होता था ना पुराने टाइम में, शैम्बरलेन उसको ठीक करना, उसको मेंटेन करने का काम उसका होता था। फिर है अक्षवाप यानी कि कुरियर, यानी कि चिट्ठी देने वाला एक जगह से दूसरे जगह। ठीक है, डाकिया जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में, तो वो था अक्षवाप। नेक्स्ट पेज में आ जाओ, मिलिट्री ऑफ द ऑफिशियल ऑफ द ऋग्वेदिक टाइम, द सेनानी, यानी मिलिट्री जनरल को क्या कहते थे, सेनानी कहते थे। एंड द ग्रामीणी द हेड ऑफ द विलेज कंटिन्यूड इन देयर फंक्शन, ये पूरा सेम रहता है जो ऋग्वेदिक एरा में था वैसे यहाँ पर भी रहता है सेम। द पीरियड ऑल्सो सॉ द बिगिनिंग ऑफ रेगुलर सिस्टम ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट, वी फाइंड स्थपति being entrusted with the duty of administering outlying was occupied by the aboriginal, जो स्थपति होते थे उनका काम क्या होता था, किंगडम के अंदर में कोई भी मान लो बाहर से ट्राइब आता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कहीं पे किंगडम है उसका वॉल लगा हुआ है, वॉल के बाहर में कोई ट्राइब आ गया है जिसका आइडेंटिफिकेशन पता नहीं है, तो उसको वेरीफाई करने का काम किसका होता था, स्थपति का होता था। फिर एक है सतपति, बीइंग पुट ओवर द ग्रुप ऑफ 100 विलेजेस, यानी कि 100 विलेजेस का पूरा कंट्रोल किसको मिलता था, सतपति को। अधिकृता वाज द विलेज ऑफिशियल, एक विलेज का ऑफिशियल जो था उसको कहते हैं अधिकृता, अधिकृता के ऊपर सतपति होगा, देखो ठीक है, ऐसे याद रखना हायरार्की, अधिकृता नीचे होगा, सतपति ऊपर होगा। ठीक है, फिर है देखो उग्र, मेंशन्ड इन द उपनिषद, उपनिषद में इसका मेंशन मिलता है उग्र का। एंड वाज प्रोबेबली द पुलिस, जो सबसे लोकल लेवल का पुलिस था उसको हम लोग उग्रास कहते थे। ठीक है, द पॉपुलर कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द किंगडम एक्सरसाइज थ्रू सभा, देखो आ गया ना सभा समिति, ये ऋग्वेदिक में भी था, लेकिन हम बताए थे कि जब लेटर वैदिक में जाता है इसका पावर्स और बढ़ जाता है सभा समिति का। फिर एक नया जो आता है विदत, विदत जो है कंप्लीटली डिसअपियर्ड बाय नाउ, ऋग्वेदिक एरा में विदत था लेकिन यहाँ पे अब रेलिवेंस नहीं रहता है, एग्जिस्ट करता था लेकिन यूज नहीं होता था, तो जिस भी चीज का यूज नहीं होता है वो डिसअपियर ही हो जाता है एक तरह से। ठीक है, भले वो एग्जिस्ट करे चाहे ना करे, अगर यूज में नहीं है, प्रचलन में नहीं है, तो उसको कोई जान के भी क्या करेगा। ठीक है, इवन ड्यूरिंग द लेटर वैदिक टाइम्स किंग डिड नॉट पजेस अ स्टैंडिंग आर्मी, लेटर वैदिक टाइम पर भी कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं है। स्टैंडिंग आर्मी का मतलब मालूम है क्या होता है, स्टैंडिंग आर्मी, स्टैंडिंग आर्मी, आर्मी का मतलब पता है, आर्मी का मतलब सोल्जर, सोल्जर जो खड़े हैं एक जगह पे, स्टैंडिंग आर्मी नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, स्टैंडिंग आर्मी का मतलब होता है, मान लो राजा के पास में बहुत धन संपत्ति है, उसने क्या किया, पैसा दे करके आर्मी को अपॉइंट किया, पहले तो मिलिट्री जनरल को अपॉइंट किया। अब स्टैंडिंग आर्मी का मतलब ये होता है जब भी कोई भी मुसीबत आए या फिर अचानक से बिना किसी वार्निंग के कोई वॉर हो जाए, तो इमरजेंसी में प्रोटेक्शन के लिए किसको भेजेंगे, उसके लिए होता है स्टैंडिंग आर्मी। मतलब एक आर्मी है जो हथियार ले करके, खाना पीना खा करके, अपना नींद पूरा करके एकदम रेडी है, जहाँ पे एक ऑर्डर आएगा तुरंत निकलेंगे वो लोग। जैसे आज के टाइम पे नहीं होता, आर्मी है, पैरा कमांडोज है ना, वो लोग को खाली बस रेडी रहते हैं वो लोग 24/7, वो लोग को बस एक ऑर्डर आना चाहिए, बस ऑर्डर जैसे ही आएगा वो चढ़ पड़ेंगे, उसको कहते हैं स्टैंडिंग आर्मी। तो ऋग्वेदिक और लेटर वैदिक में स्टैंडिंग आर्मी जैसा नहीं होता था, अगर कोई मुसीबत आता है ना तो आर्मी को एकजुट करने के लिए पहले आह्वान करना पड़ता था, घर घर जा करके इन्फॉर्मेशन देना होता था कि अब ये प्रॉब्लम आने वाला है, सबको बुलाओ वापस। ठीक है, आर्मी स्टैंडिंग नहीं होते थे, यानी कि रेडी टू फाइट नहीं होते थे, सो कहते हैं स्टैंडिंग आर्मी। तो दोनों में ही नहीं है ये। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर पूछा स्टैंडिंग आर्मी था, नहीं था, ना ही लेटर वैदिक एरा में ना ही ऋग्वेदिक एरा में। ठीक है, जुडिशरी ऑल्सो ग्रू, जुडिशरी पहले था ना ऋग्वेदिक एरा में,
लेकिन उतना प्रचलन में नहीं था। लेटर वैदिक एरा में क्या होता है, सभा समिति के पास पावर आता है जुडिशरी का, ठीक है, न्याय और इंसाफ दिलाने का, ठीक है। द किंग प्लेड अ ग्रेट रोल इन एडमिनिस्ट्रेटिंग क्रिमिनल लॉ, यानी कि जो क्राइम होते थे उनसे जुड़ा जो पनिशमेंट था वो राजा भी देने लगा था। किलिंग ऑफ एन एम्ब्रायो, होमिसाइड, मर्डर ऑफ अ ब्राह्मण इन पर्टिकुलर, स्टीलिंग ऑफ गोल्ड, ड्रिंकिंग सूर वर रिगार्डेड एज सीरियस क्राइम। देख लो यहाँ पे जो हम लोग सोम वगैरह पीते थे ऋग्वेदिक एरा में, यहाँ पे वो क्राइम बन गया। आप देखो कोई भी पीता हुआ पकड़ा गया वो क्राइम में आता था, ठीक है। किलिंग ऑफ एम्ब्रायो, एम्ब्रायो का मतलब गर्भ में कोई छोटा बच्चा, अगर किसी ने उसको मारने की कोशिश की वो भी इसमें पनिशमेंट में आता था, पनिशमेंट मिलता था उसके लिए भी। होमिसाइड, होमिसाइड का मतलब आत्महत्या, कोई आत्महत्या करने का कोशिश करेगा उसको भी पनिशमेंट मिलेगा, ठीक है। मर्डर ऑफ अ ब्राह्मण, ब्रह्म हत्या कोई करेगा उसको भी डेथ पेनल्टी मिलेगा, ठीक है। कोई सोना चुराएगा उसको भी पनिशमेंट मिलेगा, रिगार्डेड एज सीरियस क्राइम। ट्रीजन वाज द कैपिटल ऑफेंस। देखो सीरियस क्राइम्स का मतलब होता है जहां पे आपको डेथ पेनल्टी नहीं मिलता है उसको कहते हैं सीरियस क्राइम्स। ट्रीजन को कहते हैं कैपिटल ऑफेंस। कैपिटल ऑफेंस का मतलब होता है सीरियस क्राइम्स में से भी इतना घना वो क्राइम है, इतना कठोर है कि अगर वो कोई कर देता है उसको एक ही पनिशमेंट मिलेगा, डेथ पेनल्टी, ठीक है। इसलिए ट्रीजन का मतलब क्या होता है, ट्रीजन, ट्रीजन कहीं सुना है तुम लोग, ट्रीजन, ट्रीजन शब्द, ट्रीजन शब्द का मतलब होता है राजद्रोह। आपने गद्दारी किया है, ठीक है, आप द्रोही हैं, राजद्रोह, राजा के साथ गद्दारी किया है, यानी कि राजा का कोई सीक्रेट इंफॉर्मेशन था, किसी दूसरे ट्राइब के राजा को बता दिया हो, बाद को लीक कर दिया हो, ठीक है, जासूसी किया हो, तो ये सब चीज ट्रीजन में काउंट होता है, ठीक है। तो ट्रीजन के लिए यहाँ पे लिखा है कैपिटल ऑफेंस, डेथ पेनल्टी मिलता है सीधा, ठीक है। सोसाइटी देखना है, as the time passed by, the yajnas became elaborate, complicated ceremonies leading to the emergence of the learned man called brahmanas। जैसे जैसे समय बीतता गया, ऋग्वेदा से लेटर वेदा में आए हम लोग, तो क्या हो गया, यज्ञ हवन वगैरह कॉम्प्लेक्स हो गए। कॉम्प्लेक्स का मतलब और ज़्यादा कठिन हो गए, और ज़्यादा महंगे हो गए। तो जो भी लो कैटेगरी के लोग होंगे वो लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे इसको, ठीक है। तभी हम लोग देखेंगे वैदिक एरा के बाद एक टाइम पीरियड आता है जहाँ पे नया धर्म आता है, वो कहता है इन लोगों से कि अगर आपके धर्म में आपका सम्मान नहीं है, इज्जत नहीं है, ठीक है, आपके लिए कुछ नहीं किया जाता है, तो आप हमारे घर में आ जाइए, ठीक है। एमरजेंस ऑफ द लर्नेड मैन को ब्राह्मण, ब्राह्मण लोगों का इंपॉर्टेंस और बढ़ गया, जो ऋग्वेदा में जितना था उससे भी ज्यादा हो जाता है, क्योंकि घर घर में आपको हवन कुंड कराना है, पूजा पाठ कराना ही है, और बिना ब्राह्मण के कोई पूजा नहीं हो सकता है, ठीक है। लोगों का मजबूरी बन गया था उस समय। And the Aryans expanded to the east and south, group of people known as Kshatriya। जैसे जैसे आर्यंस एक्सपैंड करते हैं तो वैसे वैसे क्षत्रिय लोगों का भी पॉपुलेशन बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। द रिमेनिंग आर्यंस फॉर्म्ड अ सेपरेट क्लास कॉल्ड वैश्य। कुछ आर्यन लोग थे जो कि ट्रेडर वाला काम करते, खरीद बिक्री वाला काम करते थे, लड़ाई झगड़ा में इन्वॉल्व नहीं होते थे, तो वो लोग वैश्य कैटेगरी में चले गए, ठीक है। द वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम द विस मीनिंग पीपल, वैश्य विस से बना है जिसका मतलब होता है पीपल। द नॉन आर्यन फॉर्म द फोर्थ क्लास कॉल्ड शूद्र। अब देखो जो ना नॉन आर्यन है, फॉर एग्जाम्पल कोई लावारिस कोई ट्राइब था, इधर उधर भटक रहा होगा नोमैडिज्म की तरह, वो चाहता था कि हम इस किंगडम में आकर के शामिल हो जाए, तो वहाँ पे सतपति आएंगे, उससे पूछेंगे कहाँ से आए हो, क्यों तुम आना चाहते हो, यहाँ पे एक तरह का इंटरव्यू होता है वहाँ पे। अगर मान लो उससे कोई हम लोग को नुकसान नहीं है, ठीक है, वो हमसे ट्रेड कर सकता है, कोई कल्चरल एक्सचेंज हो सकता है वहाँ पे, तो उसको अपने ट्राइब में शामिल कर लिया जाता था। लेकिन सोसाइटी में वो लोग को सेपरेट ही माना जाता था कि ये नॉन आर्यन है, तो नॉन आर्यन को शूद्र कैटेगरी में डाला जाने लगा। जैसे कि मान लो कोई पहाड़ी आदमी लोग हैं, पहाड़ी आदमी लोग आर्यंस नहीं होते हैं, वो लोग का ट्राइब बहुत पुराना रहता है, शुरू से पहाड़ में रह रहे हैं। कुछ लोग हैं जो जंगलों में शुरू से रहते आ रहे हैं, जो लोग ट्राइब होते हैं, अगर वो लोग आना चाहें आर्यन के सोसाइटी में, तो आर्यंस लोग उसको समाज में ब्राह्मण या क्षत्रिय में नहीं डालते थे, उसको शूद्र कैटेगरी में डालते थे, ठीक है। तभी देखना हम लोग के आज भी ना इंडिया में जितने भी छोटी जाति है ना, वो सब या तो SC ST OBC कैटेगरी में आती है, सब के सब शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, जो जंगलों से रिलेटेड है, जो पहाड़ी क्षेत्र से रिलेटेड है, ठीक है, ऐसे जगह से। जैसे कि देखना जो आइलैंड है अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप आइलैंड, उस लोगों को भी जो है हम लोग SC ST OBC कैटेगरी में डालते हैं, मेन सोसाइटी में नहीं है वो लोग। जितने भी ऊंचे वर्ग के लोग थे ना, वो देखना नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा है, साउथ इंडिया में ज़्यादा है, ब्राह्मण और क्षत्रिय लोग, ठीक है। Nevertheless, these divisions were not rigid। अभी ये divisions जो है rigid नहीं हुआ है, ठीक है। लेटर वैदिक एरा में क्या होता है, एक नया कॉन्सेप्ट आता है जिसको कहता है गोत्र, इंस्टीट्यूशन ऑफ गोत्र, दैट इज क्लैन अपीयर्ड इन द लेटर वैदिक एरा, ठीक है। आर्यन सोसाइटी के अंदर में अलग अलग डिविजन्स में गोत्र का भी डिवीजन आता है, ठीक है। हाई कास्ट कुड मैरी विद द लोअर वंस। हाई कास्ट जो है लोअर कास्ट के साथ शादी कर सकते थे लेटर वैदिक एरा में, ठीक है। बट मैरिज विद द शूद्रास वर नॉट परमिटेड।
देखो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, अगर मान लो ब्राह्मण है, वो चाहे तो वैश्य से शादी कर सकता है या फिर क्षत्रिय से भी शादी कर सकता है, शूद्र से नहीं कर सकता है, ये है इसका मीनिंग। देखो अगर देखा जाए ब्राह्मण के कंपैरिजन में जो तीसरे नंबर पे है वो तो लोअर ही हुआ, ठीक है, चौथा वाला से तो अलाउड ही नहीं है, तो इनके पास 3 ही ऑप्शन बचता था, या तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, 3 कैटेगरी, ठीक है, ये याद रखना तुम लोगों को कि शूद्र से शादी वगैरह करना अलाउड नहीं था लेटर वैदिक एरा में, ठीक है। द आइडिया ऑफ पोल्यूशन अपीयर्ड इन दी सोसाइटी। अब हुआ क्या मालूम है, ये जो वर्ण सिस्टम था 4 अलग अलग, इसमें पोल्यूशन के आधार पर, यानी कि पोल्यूशन ऑफ वर्क, किस तरह का काम करता है, अगर गंदा काम करेंगे तो उनको लोअर कैटेगरी में डालेंगे, शुद्ध काम करेंगे, प्योर वैरायटी का काम करेंगे तो हायर कैटेगरी में जाएंगे। इसलिए देखना ब्राह्मण लोगों को हायर कैटेगरी में रखा गया, वो साफ सुथरा काम करते हैं, और जो गंदा वाला काम करते हैं उनको नीचे रखा गया, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं पोल्यूशन बेस्ड डिवीजन, पोल्यूशन के आधार पर किस तरह का काम है उनका, पोल्यूटिंग काम अगर हो तो, ठीक है। तभी देखना जो कूड़ा साफ करने वाला है ना, जिसको मैतर कहते हैं, उसको देखो हमेशा छोटी जाति में रखा जाता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि इसको घर का पानी नहीं पीने देना है, घर में एंट्री नहीं करने देना है, लोग देखना उससे छुआछूत की तरह बिहेव करते हैं, उसको पास में नहीं आने देता है उसके, ठीक है। जो नाला साफ करने वाला है उसको भी देखो इसी काम में डालता है, क्यों, पोल्यूटिंग काम है उसका भी, ठीक है। इसीलिए इसी बेसिस पर देखो डिवीजन बना है, ठीक है। अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ द 4 आश्रम सिस्टम, ऋग्वेदिक एरा में हम लोग को 4 अलग अलग आश्रम देखने को मिलता है, ठीक है। देखो पहला है कि हर आर्यन जो होगा जब वो छोटा होगा, जन्म से लेकर के छोटे उम्र तक, ठीक है, उसमें उसका जो पहला स्टेज है जिसको कहते हैं ब्रह्मचार्य, ठीक है। ब्रह्मचार्य देखो दिया है, ब्रह्मचार्य का मतलब वो स्टूडेंट फेज में होता है, जहाँ पे वो खाली बस सीख रहा होता है, उसे केवल और केवल पढ़ाई करना होता है, ज्ञान की प्राप्ति करनी होती है, किसी गुरु के अंडर में जा करके गुरुकुल सिस्टम में वो पढ़ाई करेगा। तो ये जो स्टेज ऑफ लाइफ है किसी भी आर्यन का, ये कहलाता है ब्रह्मचार्य, ठीक है। उसके बाद जब वो ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है, अगले स्टेज में पहुंच जाता है फिर, जिसका नाम है गृहस्थ, जहाँ पे वो शादी विवाह करके अपना घर बसाता है, ठीक है। उसका नाम क्या है, सेकंड स्टेज ऑफ लाइफ गृहस्थ। गृहस्थ के बाद में थर्ड स्टेज ऑफ लाइफ जो आर्यन के सोसाइटी में आता है वो है वानप्रस्थ। वानप्रस्थ का मतलब होता है वन की ओर चले जाना, ठीक है। यानी कि एक समय जब ऐसा आता है आप ना मोह माया से दूर होकर के, ठीक है, आप ट्रू नॉलेज यानी कि सच्चे ज्ञान की तलाश में जंगलों की ओर प्रस्थान कर जाते हैं, इसलिए नाम पड़ा है वनप्रस्थ, वन की ओर प्रस्थान करना, ठीक है। तो ये होता है थर्ड स्टेज ऑफ लाइफ। और लास्ट में आता है फोर्थ स्टेज ऑफ लाइफ, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, संन्यास। संन्यास में क्या होता है, मोक्ष की प्राप्ति। आप जो है भटक रहे हैं जंगलों में ज्ञान की तलाश में, सच्चे ज्ञान की तलाश में, और जैसे ही वो ज्ञान मिल गया आपको, आप क्या होंगे, साइकिल ऑफ डेथ और बर्थ के ऊपर चले जाएंगे, लाइफ और डेथ, ठीक है। जीवन और मृत्यु का जो चक्कर है ना, पुनर्जन्म का चक्कर, इससे बाहर निकल के आप जो है डिवाइन के पास चले जाएंगे, डिवाइन पावर्स के पास विलीन हो जाएंगे, यानी कि ब्रह्म में जाके मिल जाएंगे पूरी तरह से, ठीक है। वो होता है संन्यास। तो ये 4 अलग अलग ना स्टेज ऑफ लाइफ है, आश्रम सिस्टम, जिसको हम लोग लेटर वैदिक एरा में देखते हैं, ठीक है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। आश्रम सिस्टम was formed to attain 4 पुरुषार्थ। पुरुषार्थ का मतलब क्या होता है, एबिलिटीज और कैपेबिलिटीज, ठीक है। कहा जाता है एक आर्यन अगर ये 4 स्टेज ऑफ लाइफ से नहीं जाएगा तो उसको ये 4 पुरुषार्थ से नहीं मिलेगा, जिसको कहता है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये 4 अलग अलग क्वालिटीज है लाइफ के, ठीक है। द स्टेटस ऑफ वुमेन डिक्लाइन। लेटर वैदिक एरा में विमेन का जो स्टेटस था डिक्लाइन कर चुका था। ऋग्वेदिक एरा में इन लोगों को देखना कोई पावर्स नहीं था, पूरा समाज पेट्रियार्कल था। तो यहाँ पे जाने के बाद ये और ज्यादा इंटेंस हो जाता है, विमेन को अभी भी कोई राइट्स नहीं मिलता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ऐत्रेय ब्राह्मण, नाम याद रखना, ऐत्रेय ब्राह्मण के हिसाब से अ डॉटर इज अ सोर्स ऑफ मिजरी बट अ सन इज अ प्रोटेक्टर ऑफ फैमिली। देखो ये जो ऑर्थोडॉक्स मेंटालिटी का जो बीज आया है यहीं पे आया है। देखो ऐत्रेय ब्राह्मण में लिखा गया था एक बेटा होता है, इसका मतलब क्या होगा, फैमिली का रक्षक पैदा हुआ है। बेटी होती है मतलब चिंता का विषय है, ठीक है। तो ये देखो ये जो सोच आया है ना, इसका सीड, इसका बीज यहीं पर है। और सोचो इतना पुराना है, इसलिए सदियों से लोगों के अंदर ये बस चुका है। तभी देखना जो पुराने लोग होते हैं उनके सोच में कहीं ना कहीं तुमको ना बात करोगे तो पता चलेगा, बातों में झलकता है ये सब चीजें। ऑर्थोडॉक्स मेंटालिटी इसी को कहते हैं, रूढ़िवादी सोच, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मैत्रेयानी संहिता, मैत्रेयानी संहिता किताब का नाम है, मैत्रेयानी उस ऋषि मुनि का नाम है जिसने इसको लिखा है। देयर आर 3 इविल्स, देख रहे हो यहाँ पे एंटी वुमेन, वुमेन के खिलाफ में क्या क्या बातें लिखी है। 3 इविल्स, लिकर, वुमेन एंड डाइस। लिकर यानी कि इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक, वुमेन को इविल कहा गया है, ठीक है। इसलिए सब किताब को जला के फाड़ के फेंक दिया जाता है, ठीक है। तो ये जो है ना हमारे पुरानी सोच का बीज है जो समय बोया गया था। ये आज के टाइम पे रेलिवेंस है क्या ऐसे सब किताबों का,
ठीक है, रेलेवेंस नहीं है, इसलिए कोई इसको पढ़ता नहीं है, खाली नाम के लिए। क्वेश्चन यहाँ से मालूम है बनने का चांसेस भी नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, ठीक है, इसीलिए नहीं बनेगा। नेक्स्ट देखो इंपॉर्टेंट है, दो मोनोगैमी वॉज आइडियल, मोनोगैमी को आदर्श माना जाता था लेटर वैदिक एरा में, बट पॉलीगैमी वॉज फ्रीक्वेंट। शब्द याद रखना, फ्रीक्वेंट, पॉलीगैमी फ्रीक्वेंट हो गया था। क्वेश्चन देखो यहाँ से बनेगा, ऋग वैदिक एरा में बताए थे ना, क्या यहाँ पॉलीगैमी था? नहीं था। यहाँ पे पॉलीगैमी है, फ्रीक्वेंट है यहाँ पे पॉलीगैमी। यहाँ पे मोनोगैमी को आदर्श माना जाता था, यानी कि जो मोनोगैमी करता उसको समाज में इज्जत मिलता। पॉलीगैमी फ्रीक्वेंट किसमें होगा? राजाओं में होगा, ठीक है। कॉमन इंसान तो पॉलीगैमी को अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा, इसलिए यहाँ पे राजा लोग फ्रीक्वेंटली करते थे, और राजा खूब सारे हो गए थे, क्योंकि एरा ऑफ जनपद और महाजनपद आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये कहाँ बात लिखा हुआ है? मैत्रेय संहिता वाला जो है ना, उसको तुम नहीं भी करोगे तो चलेगा, ठीक है। मोनोगैमी वाला याद रखना। वुमेन वे प्रोहिबिटेड टू अटेंड पॉलिटिकल असेंबली, यहाँ तक कि वुमेन को किसी भी सभा समिति में पार्टिसिपेट करना भी अलाउड नहीं था, ठीक है। याज्ञवल्क्य गार्गी डायलॉग, देखो याज्ञवल्क्य ऋषि मुनि का नाम है, गार्गी ऋषि मुनि का नाम है, इनके बीच में संवाद हो रहा था, उसको देखो कहा गया याज्ञवल्क्य गार्गी डायलॉग। बृहन्य उपनिषद इंडिकेट्स दैट सम वुमेन हैड गॉट हायर एजुकेशन। जब ये दो ऋषि मुनि बात कर रहे थे और उपनिषद लिखा जा रहा था, तो उसी में कहा गया था कि कुछ कुछ ऐसी वुमेन थी जो समाज से हट करके बहुत ही हायर नॉलेज को अटेन कर रही थी। कुछ कुछ लोग थी ऐसे, ठीक है, जो अपना पूरा घर बार छोड़ दी कि नहीं रहना ऐसे समाज में जहाँ पे वुमेन का इज्जत नहीं होता है, हम जाएंगे अकेले जंगल में और सच्चे ज्ञान की तलाश में मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। तो कुछ लोग थी जिनके बारे में ऋषि मुनि याज्ञवल्क्य को पता था और गार्गी ऋषि को पता था, वो बात कर रहे थे इसके बारे में। तो ऋषि मुनियों के बातों को उपनिषद में लिखा गया, इसलिए हम लोग को एविडेंस पता है कि सभी वीमेन एक जैसे नहीं थी, कुछ वीमेन थी जिन्होंने बहुत ही एक्सट्रीम डिसीजन लिया था, ठीक है। अब देखो लेटर वैदिक एरा में 4 तरह का विवाह फेमस हुआ था, ठीक है, 4। पहला है ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह में क्या होता है? गिविंग अ गर्ल टू अ मैन विद डाउरी, जहाँ पे दहेज लेकर के शादी किया जाता है, उसको ब्रह्म विवाह में काउंट किया जाता था, ठीक है। क्योंकि हमें पता है जिस तरह का इस समय मेंटालिटी था, उस समय दहेज लेना बहुत ही कॉमन बात था, ठीक है। अगला है देव विवाह, गिविंग अ गर्ल टू द प्रीस्ट हिमसेल्फ इन द ल्यू ऑफ फीस। मान लो किसी ब्राह्मण से हमने कुछ काम कराया, बदले में उसको दक्षिणा देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, तो हमने क्या किया, हमारी जो घर की बेटी है उनको दान में दे दिया, उसको कहा जाता है देव विवाह, जहाँ पे ब्राह्मण से शादी होती है, ठीक है, देव विवाह। अगला है अर्श विवाह, गिविंग गर्ल टू अ मैन आफ्टर एक्सेप्टिंग अ ब्राइड प्राइस। यहाँ पे लड़की को बेचा जाता था, तो जिस भी शादी में लड़की को बेच दिया जाता था, बदले में पैसा लिया जाता था, वो होता है अर्श विवाह, पैसों के लिए बेच देना, एक तरह का ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसा होता है, ठीक है। अगला देखो दिया है प्रजपत्य विवाह, गिविंग अ गर्ल टू अ मैन विदाउट डिमांडिंग अ ब्राइड प्राइस। जहां पे शादी के बदले किसी भी तरह का पैसा नहीं लिया जाता, उसको क्या कहते हैं? प्रजपत्य विवाह, ठीक है। अगला देखो दिया अगले पेज में गंधर्व विवाह, लव मैरिज को गंधर्व विवाह कहते थे वहां पे, ठीक है। फिर एक है असुर विवाह, जहां पे ना किसी भी लड़की को खरीदा जाता था मार्केट से, खरीद रहे हैं मतलब जो परचेजर है उसके लिए हो जाएगा असुर विवाह, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई राक्षसीय प्रवृत्ति का कोई आदमी है, ठीक है, वो मार्केट से जाके खरीद के लाता था, उसको कहते थे असुर विवाह, ठीक है। राक्षस विवाह, मैरिज विद द डॉटर ऑफ द डिफीटेड किंग और विद द किडनैप्ड गर्ल। कहीं पर किसी लड़की, फॉर एग्जाम्पल किसी राजा को हमने हराया, उसकी बेटी है, उससे शादी कर लिया, तो वो आ जाएगा राक्षस विवाह में। दूसरा कैटेगरी में क्या आता है? कहीं पे लड़की को किडनैप करके शादी करा लेना, वो आ जाता है राक्षस विवाह में, ठीक है। फिर है देखो पिशाच विवाह, जहाँ पे रेप आता है ना, रेप किया जाता है, पिशाच कैटेगरी में आता है, पिशाच टाइप का विवाह है वहाँ पे, ठीक है। जो किडनैप कर लेना, रेप कर लेना, उसको बेहोश कर देना, ठीक है, वो सब किसमें आता है? पिशाच विवाह, ठीक है। तो ये सारा विवाह का अलग अलग कैटेगरी है जो लेटर वैदिक एरा में हम लोग को पाया जाता है, ठीक है। अगला देखो अनुलोम विवाह, अनुलोम प्रतिलोम, तो लोग नाम सुना होगा अनुलोम प्रतिलोम का। अनुलोम विवाह में क्या होता है? मैरिज बिटवीन अ ब्राइड ग्रूम फ्रॉम एन अपर कास्ट, यानी कि ब्राइड ग्रूम का मतलब क्या होता है? ब्राइड ग्रूम, ब्राइड का मतलब दुल्हन, ग्रूम का मतलब दूल्हा, ठीक है। जब दुल्हन और दूल्हा अपर कास्ट एंड अ ब्राइड फ्रॉम दी लोअर कास्ट, दूल्हा ऊंचे कैटेगरी का रहता है और दुल्हन लो कास्ट की रहती है, उस शादी को हम लोग क्या कहते हैं? अनुलोम, ठीक है, अनुलोम। प्रतिलोम इसका उल्टा हो जाएगा, रिवर्स जो है अनुलोम का रिवर्स प्रतिलोम, जहाँ पे गर्ल हायर कास्ट की रहती है और जो दूल्हा होता है वो छोटी जाति का होता है, वो होता है प्रतिलोम। तो अनुलोम प्रतिलोम लेटर वैदिक एरा में आया था, ऋग वैदिक एरा में नहीं आया था, ठीक है, ये याद रखना है। 16 संस्कार, तुम लोग सुना होगा, जब भी शादी विवाह होता है ना, वहाँ पे कुंडली मैच किया जाता है, गुण देखा जाता है, कितना गुण है, 32 के 32 गुण, 16 गुण क्या क्या है, ठीक है। फिर देखना वुमेन यानी ब्राइड जो होती है, उसको सजाने संवारने के लिए 16 श्रृंगार किया जाता है। तो देखो ये 16 श्रृंगार में आता है यहाँ पे। पहला क्या दिया है? गर्भधना,
पुअसना, फिर समायोतना, जत कर्मा, ये सब नाम जो है ना उतना ज्यादा आता नहीं एग्जाम में 16 श्रृंगार में। खाली बस याद रखना है 16 संस्कार जो है वो लेटर वैदिक एरा से जुड़ा है, ना कि ऋग्वैदिक एरा से, ये याद रखना है, ठीक है। ये एग्जाम में नहीं आएगा पूरा 16 का नाम, ठीक है। उसमें देखो उपनयना दिया है ना, उपनयना, उपनयना के बारे में खाली इतना जान सकते हो, जो जनेऊ सेरेमनी होता है ना उसको उपनयना कहते हैं हम लोग, ठीक है, जनेऊ सेरेमनी। विवाह वानप्रस्थ देखो यहाँ पर भी दिया हुआ है, यानी कि फीमेल लोग के लिए भी वानप्रस्थ होता था, उनका विवाह होने के बाद वानप्रस्थ वो भी जा सकती है, ठीक है, बस इतना याद रखना है। अगला देखो रिलीजन दिया हुआ है, द अर्लियर डिविनिटीज इंद्रा एंड अग्नि रेलीगेटेड, यानी कि भगवान इंद्र और भगवान अग्नि रेलीगेट हो गया, मतलब उनका इंपॉर्टेंस कम हो गया, ठीक है। द बैकग्राउंड वाइल प्रजापति, प्रजापति भगवान जो ऋग्वेदा में उतना कॉमन नहीं थे, उतना प्रचलन में नहीं थे, प्रिवेलेंट नहीं थे, अब वो यहाँ पे जब आते हैं तो ये प्रिवेलेंट हो जाता है। प्रजापति क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स, ठीक है, प्रजापति को हम लोग मानते हैं क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स, पूरे के पूरे यूनिवर्स का ओरिजिन वहां से हुआ है। लॉर्ड विष्णु पैट्रॉन गॉड ऑफ द आर्यन, अब देखो विष्णु जो थे ऋग्वेदा में उतना पूजा नहीं होता था, छोटे से गॉड में काउंट किया जाता था, लेकिन लेटर वैदिक एरा में इनका रेलिवेंस बढ़ जाता है लॉर्ड विष्णु का, ठीक है। फिर आता है गॉड रुद्र, रुद्र गॉड ऑफ एनिमल, लेटर आइडेंटिफाइड विद शिवा और महेश। ऋग्वेदिक एरा में हम लोग उतना इसको पूजा नहीं करते थे, लेटर वैदिक एरा में हमने इनका और भी नाम बनाया, शिव और महेश, यानी कि भगवान शिव से जोड़ दिया इनको। तो आज जो हम लोग भगवान शिव जी की पूजा करते हैं ना, पुराने टाइम पे वो लॉर्ड शिवा का जो ओरिजिन है वो यहीं से हुआ है, ठीक है। उनका रेलिवेंस जो बढ़ा है ना रुद्र देवता के बाद यहीं से बढ़ा है, लेटर वैदिक एरा से, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर ना इंद्र देवता का डोमिनेंस था, इंद्र देवता सबसे टॉप में होते थे, सबसे ज्यादा पावरफुल गॉड, यहाँ पर नहीं थे, यहाँ पर रेलिवेंस खत्म हो गया था उनका, ठीक है। रोज इन प्रोमिनेंस, नाउ प्रजापति बिकेम द सुप्रीम गॉड, लेटर वैदिक एरा में सबसे पावरफुल गॉड प्रजापति, ऋग्वेदा में सबसे पावरफुल गॉड इंद्र है, ये याद रखना, यहाँ क्वेश्चन बनेगा। पावरफुल गॉड ऑफ द ऋग्वेदा, पावरफुल गॉड ऑफ द लेटर वैदिक एरा, डोमिनेटिंग गॉड ऑफ द ऋग्वेदा, डोमिनेटिंग गॉड ऑफ द लेटर वैदिक एरा, ऐसे करके क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो स्टेटमेंट ध्यान रखना है, वहाँ जो स्टेटमेंट लिखा होगा एक एक स्टेटमेंट तुमको पढ़ना होगा, कौन सा स्टेटमेंट गलत लिखा है, जो गलत लिखा है वो एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन में चेक करो कौन सा वाला गलत है, उसको हटा देंगे, राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। पुशान who protected cattle in the early Vedic period now became the god of the Shudra, देखो पुशान जो भगवान थे ना, कैटल गॉड थे ऋग्वेदा में, नाम सेम है लेकिन अब वो शूद्र के भगवान बन गए हैं, तो इनका काम चेंज हो गया। देखो भगवान का काम देखो हम ही लोगों ने चेंज किया, ठीक है, भगवान को पावर हम ही लोग दे रहे हैं, ठीक है, तो ये हिसाब है। देखो बृहद उपनिषद, बृहद अरण्य उपनिषद was the first to work to give the doctrine of transmigration, पुनर्जन्म, ये जो कॉन्सेप्ट है ना पुनर्जन्म का, जिसको इंग्लिश में ट्रांसमाइग्रेशन कहते हैं, कि आत्मा जो है शरीर त्यागती है तो कोई दूसरा योनि में चले जाती है, ठीक है। पुनर्जन्म मतलब हो सकता है आज हम इंसान है इस जन्म में, अगले जन्म में हो सकता है किसी जानवर का रूप हो, किसी पक्षी का रूप हो, किसी इंसेक्ट के रूप में आ जाए, हम लोग कीटनाशक में आ जाए, ठीक है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट जो है ये किस में पाया गया, बृहद अरण्यक उपनिषद, ये याद रखना, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे ये जो ट्रांसमाइग्रेशन का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये जब जैनिज्म बुद्धिज्म आता है तो ये बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, उसमें प्रिंसिपल्स में आ जाता है, ठीक है। लेकिन इसका ओरिजिन कहाँ पर था, ओरिजिन था लेटर वैदिक एरा में, बृहद अरण्यक उपनिषद में मेंशन है ट्रांसमाइग्रेशन के बारे में, यानी कि पुनर्जन्म के बारे में, ठीक है। जैसे बोलता है ना कि इस जन्म में आप अच्छा काम करेंगे तो अगले जन्म में आपको अच्छा जो है कैटेगरी मिलेगा, अच्छे कैटेगरी के जानवर या इंसान बनेंगे, ठीक है। तो कहा जाता है जो इंसानों का रूप हमको मिलता है ना, ये सबसे टॉप लेवल का है, मतलब पिछले जन्म में हमने बहुत अच्छा काम किया था या नेक काम किया था, तब जाके इस जन्म में हम लोग इंसान बने, ठीक है। तो ये कर्म के आधार पर जो हम लोग का पुनर्जन्म होता है, ये कॉन्सेप्ट है ये बृहद अरण्यक उपनिषद में, ठीक है, याद रखना। अर्ली सिंपल सेरेमोनियल ऑफ द ऋग्वेदिक पीरियड गिव प्लेस टू एलैबोरेट सैक्रिफाइस रिक्वायरिंग सर्विस टू मेनी 17 प्रीस्ट, देखो कहा जाता है ऋग्वेदिक टाइम पर एक सेरेमोनी होता था, अगर मान लो किसी को ना पुनर्जन्म में अच्छा अवतार चाहिए अपना खुद का, तो 17 अलग अलग ब्राह्मण का पूजा करना पड़ता था, ब्राह्मण को दक्षिणा देना पड़ता, खाना पानी खिलाना पड़ता उनको, ठीक है। ये भी सेरेमोनी बना के रखा गया था, ठीक है। अब बताओ ये श्योरिटी है क्या, हम 17 ब्राह्मण की पूजा करेंगे, पुनर्जन्म मिल जाएगा, वो क्या देखने आ रहा है अगले जन्म में, तब तो ये सब चीजें हैं जो आगे जाकर के ना लोग अंधविश्वास बनाते हैं इनका फिर, ठीक है। लेकिन इसका ओरिजिन कहाँ पे हुआ, लेटर वैदिक एरा में, ठीक है। ऋग्वेदिक एरा में मेंशन मिलता है और यहाँ पे भी मिलता है, यहाँ पे ज्यादा प्रिवेलेंट है, ठीक है। इन द लेटर वेदा ब्राह्मणा सैक्रिफाइसेस यजना केम इनटू प्रोमिनेंस, यानी कि यज्ञ वाला चीज यहाँ पर तो था, लेकिन यहाँ पे इसका प्रोमिनेंस बढ़ जाता है, बहुत बढ़ जाता है,
17 ब्राह्मण की पूजा करे यहाँ पे, 21 की करे, 51 की करे, ऐसे करके, ठीक है, सारा का सारा। देयर वर 2 वैरायटीज ऑफ सैक्रिफाइसेस, देखो सैक्रिफाइसेस यहाँ पे दिया होगा, ठीक है। सैक्रिफाइस में सब तरह का याद नहीं करना है, यहाँ हम देखो बता दे रहे हैं, एक राजसूय यज्ञ है, वाजपेयी यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ और अग्निशोम यज्ञ, ठीक है। ये 4 याद रखना है क्योंकि यही 4 इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। इसको हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। जितना भी यज्ञ है, 4 अलग अलग यज्ञ, इसको अगले क्लास से स्टार्ट करेंगे। अभी तक हम लोग आज जहाँ तक पढ़े हैं, घर जा करके इसको रिवाइज करना है और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर जो ग्रुप पे डाला हुआ है डाउनलोड करके उसको पढ़ना है। क्वेश्चंस आ रहा है, कहाँ कहाँ से आ रहा है, तुम उसको सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं। आज जो पढ़े देखो फ्रेश माइंड में तुम्हारा रहेगा, आज घर जा करके ना अगर क्वेश्चन को बिना आंसर देख के ट्राई करो अटेम्प्ट करने का, तुम सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं, ठीक है। जितना बार पढ़ोगे तुमको याद भी होता रहेगा, अलग से याद नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन यही है, तुम लोग को मेहनत करना पड़ेगा इसमें, ठीक है। घर जाके नहीं किया ना तो भूल जाओगे, फिर याद करने के लिए तुमको एफर्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है। चलो।